लेक्चर में अपन लोगों ने वो देखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व, कर्व को इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, उसमें मैंने 7 केसेस बताए थे। एक फंक्शन में एक मैंने बताया था केसेस कि फंक्शन में कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, एक एक्स में कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, 2 बताए थे। एक माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, एक एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा। ठीक है, एक एफ ऑफ मॉड एक्स क्या होगा, एक मॉड एफ एक्स क्या होगा। ओके, एक मॉड वाई इक्वल्स टू एफ एक्स क्या होगा, और एक और बताया था मैंने एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये 8 मैंने आपको पढ़ाए थे। आगे समझ में है ना। तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं, है ना। तो ये तो एंडलेस है। जैसे मान लो और एग्जांपल अगर मैं लूं तो मॉड वाई इक्वल्स टू 10x, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या सिखाया था, मैंने आपको क्या सिखाया था, इस तरह के जो क्वेश्चन हमारे पास हैं इसमें करना क्या है। जैसे ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, 10x का। किसका ग्राफ है, 10x का, राइट है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, 10x का। ये किसका ग्राफ है, 10x का। ओके, ये किसका ग्राफ है, 10x का। अब अपन को चाहिए मॉड y इक्वल टू 10x। तो हम क्या करेंगे, मैंने ये बताया था कि मॉड y बनाने के लिए x अक्ष के नीचे वाला पार्ट उड़ा दो, x अक्ष के नीचे वाला पार्ट उड़ा दो, ये सिखाया था मैंने। तो हम क्या करेंगे, x अक्ष के नीचे वाला पार्ट उड़ा देंगे। x अक्ष के नीचे वाला पार्ट उड़ा दो, जो x अक्ष के नीचे है ना उसे उड़ा दीजिए आप। ठीक है, जो x अक्ष के नीचे है उसे उड़ा दीजिए, ये लीजिए, उड़ा दिया। और जो बच गया उसकी क्या ले लेंगे, इमेज x अक्ष के प्रति। नीचे वाला ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, नीचे वाला ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्लियर है, नीचे वाला ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। आगे सन में ये पॉइंट कितना है 0, ये पॉइंट कितना है पाई, ये पॉइंट कितना है माइनस पाई। इस तरह से आपका ग्राफ बन सकता है। तो बेसिकली दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड वाई इक्वल्स टू 10x। दुनिया भरी पड़ी है यार, एग्जांपल्स कितने ही चाहे बना लो। मॉड वाई इक्वल्स टू e की पावर x मैंने बनाया था, मॉड वाई इक्वल्स टू sin x मैंने बनाया था, मॉड वाई इक्वल्स टू lx मैंने बनाया था, मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू 1 मैंने बनाया है। आप मॉड वाई इक्वल्स टू मॉड x बना लो, है ना। कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसमें कोई तकलीफ थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आपने मुझसे बोला मॉड वाई इक्वल्स टू मॉड x, क्या बोला आपने मुझसे, ठीक है। तो क्या होगा, पहले मॉड x बनाऊंगा, बना लिया x मॉड x। ठीक है, मॉड x बनाने के बाद इसमें x अक्ष के नीचे तो कुछ है ही नहीं ना, और जब x अक्ष के नीचे कुछ भी नहीं है इसका मतलब उड़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, राइट। और जब x अक्ष के नीचे कुछ भी नहीं है इसका मतलब कुछ नहीं उड़ाना, आपको कुछ उड़ाना नहीं है। तो है उसकी क्या ले लेंगे, इमेज। जो है उसकी क्या ले लेंगे, इमेज। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा आपका मॉड y इक्वल्स टू मॉड x का। समझ में आ गया। मॉड x का ग्राफ बना लिया, बिल्कुल बना लिया, क्योंकि इसमें x अक्ष के नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं उड़ाना, उड़ाना ही नहीं है। और जो बन गया उसकी इमेज ले लीजिए, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। क्लियर है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल्स टू मॉड x। क्लियर। और देखिए आप मॉड y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर x बना लीजिए, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर x बना लीजिए, बना लेंगे। ठीक है, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर x बना लीजिए, उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बना लीजिए। ठीक है, ये बना लिया सबने। चलिए, ये बनाने के बाद क्या करेंगे, सीधी सा फंडा है, मैंने बोला था जो x अक्ष के नीचे उड़ा दो उसे, जो x अक्ष के नीचे उड़ा दो, दिमाग ही मत लगाना, ये सब चीजें उड़ा दो यहाँ से, हटाओ, कोई काम की नहीं है ये, हटाओ यहाँ से। ठीक है, इस पूरे पार्ट को जो x अक्ष के नीचे है उसे उड़ा दो, उड़ा दिया, पक्का उड़ा दिया। फिर क्या बोला था मैंने, जो x अक्ष के ऊपर है उसकी इमेज ले लेना। ठीक है, तो जो x अक्ष के ऊपर उसकी क्या लेंगे, इमेज। जैसा ग्राफ x अक्ष के ऊपर है वैसा ही x अक्ष के नीचे, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। जितना x अक्ष के ऊपर है उतना x अक्ष के नीचे, जितना x अक्ष के ऊपर उतना x अक्ष के नीचे, जितना x अक्ष के ऊपर उतना x अक्ष के नीचे। इस तरह से आपका ग्राफ जो है बनता जाएगा, राइट। तो इस तरह से ग्राफ ये ऊपर जाता जाएगा और ऐसे ग्राफ नीचे जाता जाएगा, है ना। ऐसे चढ़ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे उतर रहे हैं, ऐसे उतर रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा मॉड y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। श्योर, ओके। इसी तरह से मॉड y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट भी बना सकते हो आप लोग, है ना। क्या बना सकते हो, मॉड y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मॉड y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बनाना है तो क्या बनाएंगे, पहले आप फ्रैक्शनल पार्ट बना लो। क्या बना लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बना लो। ठीक है, क्या बना लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बना लो। श्योर है, चलिए बना लिया, बना लिया। ठीक है, मॉड y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, भाई सीधी सी बात है, जो x अक्ष के ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा। नहीं, हम तो बोल रहे थे x अक्ष के नीचे वाले को उड़ाना है, अब नीचे तो कुछ है ही नहीं ना, तो यही बना। और जो है उसकी क्या ले लेंगे, इमेज। क्या ले लेंगे, इमेज। ठीक है, इस ग्राफ की क्या ले लेंगे, इमेज। इस ग्राफ की क्या ले लेंगे, इमेज। ठीक है, इस ग्राफ की क्या ले लेंगे, इमेज। ऐसे ग्राफ बनता जाएगा, राइट है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं आप पूरा ग्राफ,
ये जो पूरा ग्राफ देख रहे हैं ये किसका ग्राफ है, ये मॉड y इक्वल्स टू मॉड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, राइट। तब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा यार, तो मॉड y इक्वल्स टू fx के ग्राफ बनाना सीख गए होंगे आप आराम से, श्योर है। चलें आगे, चलिए इसके अलावा देखिए अगर मैं आपको बताऊं ग्राफ ऑफ ए एफ एक्स, ग्राफ ऑफ ए एफ एक्स, ठीक है, ए एफ एक्स और 1 बाय ए एफ एक्स, ग्राफ ऑफ ए एफ एक्स और 1 बाय ए एफ एक्स, क्लियर। अब ए पॉजिटिव लेके चल रहा है, हम बार बार एक ही बार बोलते हैं, है ना। चलिए ए एफ एक्स है तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ग्राफ उड़ जाएगा ऊपर, ठीक है, मतलब स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, नहीं ऊपर नीचे बढ़ जाएगा, और अगर 1 बाय ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक का मतलब छोटा हो जाएगा, क्लियर। तो अगर ए एफ एक्स बनाना है तो ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा, ग्राफ को उठा दो, स्ट्रेच कर दो, स्ट्रेच मतलब समझते हो फैलाना, और अगर 1 बाय ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको श्रिंक कर दो, श्रिंक मतलब ऐसे करना, छोटा करना, ठीक है, स्ट्रेच मतलब बढ़ाना और श्रिंक करना मतलब ऐसे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर, है ना, जैसे मेरे पास y बराबर x है, y बराबर x/2 है और y बराबर 2x, श्योर है। चलिए y बराबर x सबको पता है, ये y बराबर x है, ओके। अब y बराबर 2x की बात करता हूँ, बढ़ गया ना, तो बढ़ गया ना, ये इसका बड़ा है, बढ़ गया ग्राफ, तो ऊपर चला जाएगा, ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये ऊपर क्यों गया पता है ना, ये स्ट्रेच हो गया, ये ग्राफ उठ के स्ट्रेच हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये बढ़ गया, ये 2x हो गया बेसिकली, ये 2x हो गया, राइट। और अगर आप x/2 की बात करोगे, किसकी बात करोगे, x/2 की, x/2 में 1/2 हो गया, ये 1/2 तो छोटा हो जाएगा, छोटा मतलब नीचे चला जाएगा थोड़ा, ओके। तो ये ग्राफ है x/2, समझ आ गया। तो ये x था, आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर, हाफ से मल्टीप्लाई करा तो नीचे, क्लियर। इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे y बराबर sin x हो गया, है ना, y बराबर 2 sin x हो गया, और y बराबर sin x/2 हो गया, हो गया। चलिए तो मैं ग्राफ बनाना चालू करता हूं, आओ ग्राफ चालू करें, sin x का ग्राफ बना लीजिए आप। बना लिया ग्राफ, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, ये sin x का ग्राफ है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, sin x का, ये π/2 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। चलिए अब आपको 2 sin x बनाना है, क्या बनाना है, 2 sin x। तो 2 sin x की रेंज होगी -2 से 2, 2 sin x की रेंज क्या होगी, -2 से 2, ठीक है। 2 sin x की रेंज क्या होगी, -2 से 2, भाई ये तो -1 और ये 1 है, तो 2 sin x की रेंज क्या होगी, -2 से 2। देखिए ग्राफ हो जाएगा, शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हल्का सा ऊपर, और पहले वैल्यू जो है 2 और -2 पे चली गई, क्लियर है। आपको दिख गया होगा ग्राफ, ये ग्राफ किसका है, 2 sin x का, किसका ग्राफ है ये, 2 sin x का, ठीक है। तो ग्राफ 2 sin x का है क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बढ़ गई, 2 और -2 हो गई, तो स्ट्रेच हो गया, बेसिकली इसको स्ट्रेच कर दिया अपन ने, फैला दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। sin x/2 बनाना होता, क्या बनाना होता, sin x/2 करना है ना, बाई 2, तो ये जाएगा -½ से हाफ, कहां से कहां तक जाएगा, -½ से हाफ। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये ग्राफ ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये आएगी -½ से हाफ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाफ, और ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा, -½ आ गया समझ में। तो ये ग्राफ 2 sin x का है, ये ग्राफ sin x का है, ये sin x/2 का है, दिख रहा है। इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। ये कौन सी लाइन है, ये है हाफ लाइन, कौन सी लाइन है, हाफ लाइन, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, -½ लाइन, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा फर्क क्या है, जब हमने मल्टीप्लाई करा उठ गया, हमने डिवाइड करा तो कम हो गया, नीचे हो गया, ये ओरिजिनल sin x, ठीक। इस तरह से आप बना। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देता हूँ ग्राफिकल में। ग्राफिकल का क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, राइट है। चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको स्टार्ट करता हूँ सॉल्व कराना, देखिए आप कैसे करेंगे। तो जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है, अगर आपने ढंग से पढ़ी है तब तो कोई तकलीफ नहीं है भाई। अगर मैंने कोई थ्योरी पढ़ाई है और आपने उसको ढंग से पढ़ा है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में तकलीफ आने वाली नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए, mod x² - 6x प्लस सिग्नम 1 प्लस mod sin x -8 बराबर k² आ गया।
ओके, ये क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि किस अंतराल के लिए किस अंतराल के लिए दी गई समीकरण के 4 भिन्न मूल होंगे। दी गई समीकरण के 4 विभिन्न हल होंगे। ठीक है, विभिन्न हल होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल है आज की डेट में, क्या दिक्कत आ रही है? देखने में सुंदर भी है ना, और क्वेश्चन भी बहुत आसान है। मॉड में लिखा हुआ है x² लिखा हुआ है, -6x लिखा हुआ है, सिग्नम लिखा हुआ है, 1 + mod sin x लिखा है, -8 का मॉड लिखा है, बराबर में लिखा है k²। उसने पूछा के किस अंतराल के लिए, यानी के किस मान के लिए दी गए समीकरण के 4 विभिन्न हल होंगे। राइट, तो पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा, है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जरा जाओ सिग्नम 1 + mod sin x, पक्का दिख रहा है? सिग्नम 1 + mod sin x, कोई तकलीफ नहीं। सिग्नम 1 + mod sin x की अगर मैं बात करूं ना, सिग्नम 1 + mod sin x में एक चीज बात है, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, क्लियर है। और ये टर्म अगर हमेशा पॉजिटिव है तो सिग्नम के साथ वाली टर्म पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, सिग्नम के साथ वाली टर्म पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्या बन जाएगा ये, mod x² - 6x, 1 - 8 कितना होगा, -7। अब क्वेश्चन ये है, क्लियर। देखने में बहुत सुंदर सा लग रहा था यार, कैसा होगा, कुछ भी नहीं है बेटा, ये चीज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो सिग्नम के साथ वाली टर्म पॉजिटिव होती है, 1 हो जाएगा, यानी ये चीज ये आ जाएगी। आ गई। अब मेरा क्वेश्चन ये है, चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो x - 7 × x + 1 = k²। आ गया। इसका ग्राफ बनाने का तरीका बताया था मैंने, काम चलाओ अप्रोच, याद है सबको? क्या बताया था, काम चलाओ अप्रोच याद है इसकी? ठीक है, काम चलाओ अप्रोच कितने पॉइंट मिलेंगे, 2, -1 और 7, ओके, प्लस माइनस और प्लस, माइनस है तो नीचे और प्लस है तो ऊपर, याद है, सब सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, -1 से 7 में ग्राफ बनेगा, ये इसका ग्राफ बनाया है केवल इसका। ठीक है, अब पूरे पे क्या लगाएंगे, मॉड। जब हम पूरे पे मॉड लगाएंगे, जब हम पूरे पर मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, हमने पहले बोला था जब हम पूरे पर मॉड लगाते हैं तो जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो ऊपर है एक्स अक्ष के ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो जो चीज एक्स अक्ष के ऊपर है, जो चीज एक्स अक्ष के ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगी, क्लियर है, और जो चीज एक्स अक्ष के नीचे है वो ऊपर चली जाएगी। आगे समझ में सबको मैंने क्या किया, जो चीज एक्स अक्ष के ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगी, जो एक्स अक्ष के नीचे है वो कैसे चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ऐसे इमेज ले लेंगे, क्लियर है, ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। ठीक, अच्छा अब बात आती है ये ऊपर कितना जाएगा, क्वेश्चन ये है ना भाई, आपसे पूछा जाए भाई कहाँ तक जाएगा, कहीं तो जा रहा होगा, कहीं तो उसका वर्टेक्स होगा, उस पर इसकी वैल्यू कहीं तो आ रही होगी। ठीक, तो इस एक्सप्रेशन की ए पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक है ना ये, ए पॉजिटिव है इसका। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होती है -d/4 है। मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरी बात को, इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, -d/4 है। कितनी होती है, -d/4। 11th में पढ़ाया जाता है। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी बेटा -d/4 है, -d/4 है, तो 36 + 28/4 कितना आ रहा है ये, 30 और 50 56 8 64 16 आ जाएगा माइनस का, क्लियर है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 16 आएगी। ठीक है, माइनस की 16 है, लेकिन मॉड लगने के बाद तो 16 हो जाएगी ना, अभी उल्टा हो गई, तो ये वैल्यू 16 है बेसिकली, कितनी है 16, राइट है, ये वैल्यू कितनी है 16, श्योर है, जो भी है इस यहाँ पर वैल्यू 16 है। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 16 लाइन, कौन सी लाइन, 16 लाइन, ये कौन सी लाइन है बेटा, 16 लाइन। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, 16 लाइन, श्योर, क्लियर है, ये पॉइंट है 3 पे इसकी वैल्यू 16 आ रही है, आ गई। चलिए बड़े आगे, नहीं यहाँ पे समझ आ गया। सबसे पहले मैंने क्या करा है, ये चीज पॉजिटिव है, सिग्नम को हटा के 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगने लगा, बहुत आसान सा लगा, हमने इसके फैक्टर किए। इसका ग्राफ बनाना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, वेरी कर्व मेथड में मैंने सिखाया था, जिसे हमने नाम दिया था काम चलाओ अप्रोच। उससे इसका ग्राफ बनाया, पूरे पर मॉड लगाते हैं तो जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ बन गया। इसकी मिनिमम वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होती है -d/4 है। ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में पढ़ाया जाता है, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको आज के लेक्चर में, तो कल के लेक्चर में क्या जाएगा, तो ऊपर जाकर 16 हो गया, क्लियर। अब आप देखिए, आप समझना, आप समझने की बात है, आप चाहते हो इस समीकरण के मुझे 4 हल मिले, कितने मिले, 4 हल। ठीक है, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन ये है ना, ये मेरी इक्वेशन है,
ये मेरी इक्वेशन है, दिख रही है आपको? ठीक है, इसका ग्राफ मैं प्लॉट कर चुका हूँ, बिल्कुल कर चुके हैं सर। इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये क्या है? y इक्वल्स टू के स्क्वायर। क्या है ये? y इक्वल्स टू के स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ मैं ऑलरेडी प्लॉट कर चुका हूँ। इसका ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, ये y बराबर के स्क्वायर है। y बराबर के स्क्वायर एक रेखा है जो x अक्ष के समांतर होगी। y बराबर के स्क्वायर एक रेखा है जो x अक्ष के समांतर होगी। y बराबर के स्क्वायर एक रेखा है जो x अक्ष के समांतर होगी। क्लियर? ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर। अब ये बताइए कि यदि ये रेखा 0 से लेकर और 16 के बीच में रहती है, रिपीट कर रहा हूं, यदि ये रेखा 0 से लेकर 16 के बीच में रहती है तो 4 जगह कट करेगी। 1 2 3 4, हमें 4 ही हल चाहिए थे। कितने हल चाहिए थे? 4। तो अगर ये रेखा 0 से 16 के बीच में रहेगी तो 4 हल आएंगे। अगर 16 के ऊपर चली गई, अगर ये रेखा 16 के ऊपर चली गई तो 3 कट आएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए, 2 कट आएंगे। क्लियर है? तो यदि रेखा 16 लाइन के, इस 16 लाइन के ऊपर चली गई तो 2 कट आएंगे। क्लियर है? हमें चाहिए 4 कट। तो 4 कट कब आएंगे बेटा? जब ये लाइन y बराबर के स्क्वायर किसके बीच में रहे? 0 से लेकर और 16 के बीच में रहे। 0 से लेकर 16 के बीच में रहे। क्लियर है? तो मुझे इसके 4 सॉल्यूशन कब मिलेंगे? जब y बराबर के स्क्वायर किसके बीच में रहे? 0 से और 16 के बीच में रहे। तो लिख दो। तो 4 हल कब मिलेंगे? तो 4 हल के लिए के स्क्वायर 0 से 16 के बीच में होना चाहिए। के स्क्वायर 0 से 16 के बीच में होना चाहिए। तो इधर आ जाइए और इधर आ जाइए। श्योर है? ये चीज और ये चीज कर लोगे? के स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा 0 को छोड़कर। के स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा 0 को छोड़कर। यहां से आएगा -4 से 4। तो आपका आंसर आएगा -4 से 0 यूनियन 0 से 4। ओके, एक आंसर ये भी दे सकते थे और एक आंसर आप दे सकते हो -4 से 4 एक्सक्लूडिंग 0। क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, फंडा समझो। फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल है कि ये लाइन अगर 0 से 16 के बीच में रहेगी तो 4 कट मिलेंगे, उसके ऊपर चली गई तो 2 कट मिलेंगे, और 0 के नीचे चली गई तो कोई कट नहीं मिलेगा। समझ आ गया? चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा। अपन एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। mod x स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 6 बराबर k। क्लियर है? ये आ गया। फिर 8 विभिन्न हल हैं। कि 8 विभिन्न हल हैं। ठीक है, कि 8 विभिन्न हल हैं। आपको बताना है k का अंतराल ज्ञात करो। k का अंतराल ज्ञात करो। क्लियर है? उसने बोला इस समीकरण के 8 विभिन्न हल हैं तो k का अंतराल ज्ञात करो। स्टार्ट करते हैं। सेम फंडा है, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाएंगे, फिर राइट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाएंगे। क्लियर है? स्टार्ट करें। तो आपने बोला इसके 8 हल हैं। कितने हल हैं? 8। तो पहले मैं बनाऊंगा ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। ओके, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई? हमारी काम चला हुआ अप्रोच x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बना लें। चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। 2 और 3 बना लिया, ये ग्राफ बन जाएगा। बन गया ग्राफ? तो तकलीफ है किसी को? नहीं, बन गया ग्राफ आराम से। ये मेरा ग्राफ बन चुका है। ठीक, ये ग्राफ इसका बना है भाई, इसका बना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जहां जहां x आ रहा है ना, जहां जहां x आ रहा है, ये तो fx है मेरा, ये तो fx है मेरा। अब मैं बनाऊंगा f ऑफ mod x। क्या बनाऊंगा? f ऑफ mod x। तो स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -5 mod x प्लस 6 आ गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 6। श्योर है सारे बच्चे? चलिए, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने f ऑफ mod x निकालना सिखाया था। f ऑफ mod x निकालने के लिए मैंने बोला था x लेस देन 0 वाला पार्ट उड़ा देना। x लेस देन 0 वाला पार्ट उड़ा देना। ठीक है, तो इधर वाला जो पार्ट है ना सब उड़ा दो। हटाओ 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 हटाओ, उड़ा दिया। इधर वाला x लेस देन 0 वाला पार्ट सारा हटा देना। हटा दोगे? x लेस देन 0 वाला हटाकर जो बचेगा, x लेस देन 0 वाला हटाकर जो बचेगा, जो पार्ट बचेगा उसकी एज इट इज, उसकी एज इट इज इमेज ले लेंगे। सेम, बिल्कुल सेम जैसा ग्राफ इस साइड था वैसा ही सेम ग्राफ आपको यहां बनाना है। क्लियर है? ये ध्यान रखना, ये ग्राफ मैंने बनाया है एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 6 का। क्या करना था? x लेस देन 0 वाला उड़ा दिया, जो इधर था उसकी इमेज ले ली। आ गया? क्लियर? अब क्या करना बाकी है? पूरे पर मॉड लेना है। क्या लेना है? पूरे पर मॉड लेना है, क्योंकि आपको दिख गया होगा मेरे क्वेश्चन में पूरे पर मॉड है।
किस पर मॉड है? पूरे पर। ठीक है, चलिए आगे पूरे पर मॉड लगा लेते हैं। पूरे पर मॉड लगा रहे हैं हम लोग, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6। क्लियर है? तो जब हम पूरे पर मॉड लगाते हैं, जब हम पूरे पर मॉड लगाते हैं तो जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो एक्स अक्ष के ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, जो एक्स अक्ष के ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो एक्स अक्ष के ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, और जो एक्स अक्ष के नीचे है ना बेटा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? जो एक्स अक्ष के नीचे है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? जो एक्स अक्ष के नीचे है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो एक्स अक्ष के नीचे है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ बन जाएगा आपका। क्लियर है? तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये ग्राफ है हमारा फाइनल ग्राफ। ओके, चलिए अच्छा, फाइनल ग्राफ बनने के बाद वापस अब लड़ाई इस बात की, भाई ये तो ग्राफ मैंने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। वापस एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिख रहा है सबको? ओके, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। निकाल ले मिनिमम वैल्यू, किससे निकलेगी? माइनस d/4 से। किससे? माइनस d/4 है, तो 25 माइनस 24/4, ये आ रही है माइनस 1/4। कितनी आ रही है? माइनस 1/4। क्लियर है? कितनी आ रही है? माइनस 1/4। तो यार आपने तो मॉड लगा रखा ना, तो ये बन जाएगी 1/4। मॉड लगने के बाद क्या बन जाएगी? 1/4। क्लियर है? तो ये चीज बन जाएगी 1/4। ये कौन सी लाइन है? 1/4 लाइन। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? ये 1/4 लाइन है। ये कौन सी लाइन है? 1/4 लाइन है। ये कौन सी लाइन है? 1/4 लाइन। क्लियर? चलिए अब आप समझ लो अच्छे से, आप कहानी का क्या है। अब गीता का सार देख लेते हैं, क्या कहती है गीता। गीता ये कहती है बेटा कि अगर तू इस लाइन के और 0 के बीच में, 0 से 1/4 के बीच में, ठीक है दिख रहा है, 0 से 1/4 के बीच में y बराबर k ड्रॉ करेगा। कौन सी लाइन ड्रॉ करेगा? y बराबर k। ठीक है, अगर तू 0 से और 1/4 के बीच में y बराबर k लाइन ड्रॉ करेगा। क्लियर? 0 से और 1/4 के बीच में अगर तू y बराबर k लाइन ड्रॉ करेगा तो तुझे 8 हल मिलेंगे। रिपीट, 0 से लेकर और 1/4 के बीच में अगर तू y बराबर k लाइन ड्रॉ करेगा तो 8 कट मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर तू 1/4 के ऊपर ड्रॉ करेगा, अगर तू 1/4 के ऊपर करेगा तो 1 2 3 4। क्लियर? अगर तुझे 8 चाहिए, कितने हल चाहिए बेटा? 8। ठीक है, अगर तुझे 8 हल चाहिए तो y बराबर के, कौन सी लाइन? y बराबर के किसके बीच में होनी चाहिए? 0 से 1/4 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 0 से 1/4 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर? लिख दूं? क्लियर है? श्योर है? समझ में आ गया? तो 8 हल अगर आपको चाहिए, अगर आपको 8 हल चाहिए तो k का मान होना चाहिए 0 से और 1/4 के बीच में। ठीक है, अगर आपको 4 हल चाहिए, केवल 4 हल, केवल 4 हल, अगर आपको केवल 4 हल चाहिए तो 1/4 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? अगर आपको कोई हल नहीं चाहिए, अगर आपको कोई हल नहीं चाहिए, अगर आपको कोई हल नहीं चाहिए तो k लेस देन 0 होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो 8 हल चाहिए तो k का मान जो होगा वो 0 से 1/4 के बीच में, इस लाइन से इस लाइन के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 0 से 1/4। क्या आंसर आएगा? 0 से 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारा, fx बराबर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ओके, उसने बोला है कि hx बराबर f ऑफ मॉड x प्लस मॉड एफ एक्स। परिभाषित कर दो, ये बोल रहा है बॉस। एच एक्स बराबर एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एफ एक्स परिभाषित कर दो, ये बोला उसने आपसे। ओके, तो शुरू किया जाए। देखिए सबसे पहली बात ये है, पहले आप इसका ग्राफ बना लो, आसानी रहेगी आपको, बहुत आसानी रहेगी। ग्राफ से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना? तो मॉड एफ एक्स निकालना, एफ ऑफ मॉड एक्स निकालना तो आपने सीख ही रखा है। पहले ग्राफ बना लेते हैं। चलो बनाए इसका ग्राफ। ग्रेटर देन 0 पर x, ग्रेटर देन 0 पर कौन सी लाइन बेटा? x, x ग्रेटर देन 0 पर कौन सी लाइन? x। यहाँ होल आ जाएगा, टच मत कराना, टच मत कराना, इक्वल का साइन नहीं है, टच मत कराना। ठीक है, अब आ जाओ, लेस देन इक्वल्स टू 0 पर 2x प्लस 3। 0 या 0 के पीछे कौन सी लाइन है? 2x प्लस 3। स्लोप पॉजिटिव है इसका,
स्लोप पॉजिटिव लाइन किस पे जाएगी, न्यून पॉइंट पर। किस पे जाएगी, न्यून पॉइंट पर। ये लाइन आ गई आपकी। ये कौन सी लाइन है बेटा, 2x+3। ठीक है, कौन सी लाइन है, 2x+3। ये पॉइंट कौन सा है, 0,3। ये होल है, ध्यान रखना क्या है, होल। ये ग्राफ बन गया आपका। चलिए, ये मेरा किसका ग्राफ है, fx का। अब मैं बनाता हूं f(mod(x). अब मैं किसका ग्राफ बनाता हूं, f(mod(x). बना ले, ठीक है। f(mod(x) का फंडा क्या सिखाया था मैंने, जो x, भाई जो मैंने बोला था f(mod(x) का फंडा सिखाया था कि जो x > 0 वाला पार्ट है वो तो एज इट इज रहेगा। जो x > 0 वाला पार्ट है, जो x > 0 वाला पार्ट है बेटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, जो x, भाई बाकी सब उड़ा दो, इधर वाला सारा उड़ा देना, पूरा उड़ा देना उदाहरण। f(mod(x) बनाना है, सब उड़ा दो। क्लियर है, जो ऐसा था, और उसकी क्या ले लेंगे, y अक्ष के प्रति इमेज। क्लियर है, ओके, समझ आ गया। और जो 0 पे वैल्यू 3 थी वो 3 ही रहेगी, ये पॉइंट आएगा। जो चीज मिरर पे होती है ना उसको नहीं छेड़ते हैं, ये पॉइंट आएगा। ये ग्राफ है आपका। तो ये कौन सी लाइन है, x। ये कौन सी लाइन है, -x। क्लियर है, तो 0 से बड़े पर x, 0 से छोटे पर -x और 0 पर 3, राइट। तो f(mod(x) में डिफाइन कर देता हूं, f(mod(x) में डिफाइन कर देता हूं >0 पर x, <0 पर -x और 0 पर वैल्यू 3 आएगी। ये f(mod(x) आ गया। क्लियर है, तो ये f(mod(x) का ग्राफ है कि अगर हम देखें f(mod(x) बनाने का तरीका मैं कई बार तो बता चुका हूं कि x <0 वाला पार्ट उड़ा दो और जो बच गया उसकी इमेज ले लो। ये हमारा ग्राफ हो गया f(mod(x). ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, mod(f(x). क्या बनाना है, mod(f(x). चलिए mod(f(x) भी बता देता हूं मैं, है ना। फंक्शन में यहाँ लिख रहा हूँ, फंक्शन था ये 2x+3 x <= 0 पर, और ये था। चलिए अब इसका मॉड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मॉड बना लेते हैं। ठीक है, मॉड कैसे बनाएंगे, मॉड का तरीका था जो x अक्ष के ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा। क्लियर है, जो x अक्ष के ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो x अक्ष के ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा। क्लियर, जो x अक्ष के ऊपर था ऊपर रहेगा, ये वाला पार्ट भी x अक्ष के ऊपर था ऊपर ही रहेगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर, तो जो x अक्ष के ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो x अक्ष के ऊपर रहेगा, जो x अक्ष के नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। जो x अक्ष के ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो x अक्ष के ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो x अक्ष के नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। ये आपका ग्राफ बन गया। क्लियर है, समझ आ गया। अच्छा, ये कौन सी लाइन है बेटा, x। ये कौन सी लाइन है, 2x+3। ये कौन सी लाइन है, -2x -3। उल्टी हो गई ना लाइन, जस्ट ये पॉजिटिव स्लोप हो गया, नेगेटिव स्लोप हो गया, जस्ट, है ना। जैसे ये x थी तो ये -x हो गई, तो ये 2x+3 थी तो ये -2 हो गई। इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो mod(f(x), मैं mod(f(x) डिफाइन कर लेता हूं, <0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3/2 से लेकर 0 तक, -3/2 से लेकर 0 तक 2x+3 और -3/2 के पीछे -2x -3 हो गया डिफाइंड। ओके, डिफाइंड हो गया। पर जो दिख रहा है वो लिख दिया। क्या दिख रहा है, >0 के आगे x दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। -3/2 से 0 में क्या दिख रहा है, -3/2 से 0 में 2x+3 दिख रहा है, वो भी लिख दिया। ठीक, 0 के -3/2 के पीछे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। अच्छा, इक्वल की बता दूं मैं आपको क्लियरली, इक्वल आप यहाँ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, चलिए हो गए सारे फंक्शन डिफाइंड। अब इन दोनों को ऐड करना है। चलिए इन दोनों को क्या करना है, ऐड। तो hx बराबर, है ना, मैं ऐड कर रहा हूँ। मैंने बाकी दोनों फंक्शन डिफाइन कर दिए हैं, अब मैं ऐड कर सकता हूँ आराम से। मेरा पार्ट क्या है, बेसिकली मेरा पार्ट तो दोनों को ऐड करना था। तो mod(f(x) + f(mod(x) कर दूं ऐड, मैं आराम से ऐड कर सकता हूँ दोनों को। तो मैं ऐड करने जा रहा हूँ, करें। चलिए इधर आ जाइए, ये आपके पास है, ये आपके पास है। चलो ऐड कर लेते हैं। >0 पर ये भी x है, >0 पर ये भी x है, तो >0 पर x + x कितना हो गया, 2x। क्लियर है, भाई >0 पर आपको दिख रहा होगा कि >0 पर ये चीज भी x है और ये चीज भी x है, x + x 2x हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है -3/2 से 0 पर, आता है -3/2 से 0 आ गया। 0 के पीछे, है ना, 0 के पीछे, 0 के पीछे तो ये रहा 2x+3, है ना, 0 के पीछे तो ये रहा, -3/2 से 0 में तो 2x+3। ठीक है,
अच्छा लेस देन 0 पर, अच्छा एक चीज गड़बड़ हो गई इसमें, एग्जैक्ट 0 पर लेना पड़ेगा अपन को एक केस, एग्जैक्ट 0 पर एक केस बनाना पड़ेगा अपन को, बना लेते हैं एग्जैक्ट 0 पर एक केस बना लेते हैं। क्लियर? आप ही बता दो एग्जैक्ट 0 पर, एग्जैक्ट 0 पे इसका मान कितना होगा 3, ठीक है। x बराबर 0 पर इसका मान कितना होगा 3, और यहां पर भी कितना है 3, x बराबर 0 पर ये भी 3 और वो भी 3 है, कितना हो गया 6 हो गया। अब मैं केस बना रहा हूं -3/2 से 0 के बीच में, किसके बीच में बना रहा हूं -3/2 से 0 के बीच में, ठीक है। -3/2 से 0 के बीच में ये 2x + 3 है, 0 से छोटे पर ये 2x + 3 है, और 0 से छोटे पर ये -x है, ठीक है। 0 से छोटे पर ये -x है और 0 से छोटे पर ये 2x + 3 है, तो इसमें इसको ऐड कर लो, ये प्लस ये दोनों को ऐड कर लो, दोनों को क्या कर लो ऐड कर लो, तो 2x + 3 में -x ऐड करोगे तो क्या बनेगा x + 3 बनेगा। क्लियर? -3/2 से 0 में ये 2x + 3 है और ये -x है, दोनों को ऐड करोगे तो x + 3 आएगा। आ गया? अब आ जाइए -3/2 के पीछे, लास्ट है किसके पीछे -3/2 के पीछे, -3/2 के पीछे तो ये है, -3/2 के पीछे तो ये है, और ये लेस देन 0, ये तो कह रहा है कि 0 से छोटा कहीं भी ले लो मुझे -x ही लेना है, ये कह रहा है कि 0 के पीछे कहीं भी लो मुझे -x ही लेना है, तो ये तो -x ही है। लेकिन इसमें दो कैटेगरी बनी थी, कौन कौन सी दो कैटेगरी कि -3/2 से 0 लोगे तो 2x + 3 -x, और -3/2 से छोटा लोगे तो -2x - 3 -x, ठीक है। -2x - 3 और -x, ये आपका आएगा ये, ओके। यहाँ पर मैंने बता दूं 2x कैसे लिखा था x + x करके, ये कैसे लिखा था 3 + 3 करके, ये कैसे लिखा था मैंने 2x + 3 में -x करके, इस तरह से बनना है। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होंगे, एंडलेस गड्ढा है, कितना ही करा लो आप, है ना, कभी खत्म नहीं होगा। तो आपको तरीका समझ में आना चाहिए, तरीका क्या है। और देखिए आप लोग x/mod x + mod x, ग्रेटर देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नहीं है, x/mod x + mod x ग्रेटर देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जब x 0 नहीं है। करें स्टार्ट, चलिए ये बहुत आसान सा पार्ट है, देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। भाई mod x के दो केस होते हैं, mod x के दो केस होंगे, जब x 0 से बड़ा है तो x, और -x लेंगे जब x 0 से छोटा है। श्योर है? तो mod x बराबर x लेंगे जब x पॉजिटिव है, -x लेंगे जब x नेगेटिव है, 0 तो ले नहीं सकते। तो x अगर पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो mod x को हटाकर क्या लिखेंगे x, x अगर पॉजिटिव है तो mod x को हटाकर क्या लिखेंगे x, x/x क्या होगा 1 प्लस x पॉजिटिव है तो mod x को हटाकर क्या लिखेंगे x, ग्रेटर देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जब x पॉजिटिव है तो mod x को हटाकर x लिखना, इस mod x को हटाकर भी x लिखना, ये बन जाएगा। अब दोनों के ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, चलिए। तो ग्राफ प्लॉट करना मैंने आपको सिखाया था, mod x + 1, mod x + 1, mod x + 1, ये ग्राफ है mod x + 1 का, दिख रहा है? ये किसका ग्राफ है? mod x + 1 का, ठीक है। चलिए आ जाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पे। ये जो ग्राफ आपको बनाना था ना mod x + 1 का ग्राफ, ये 0 के आगे बनाना था। अब 0 के आगे बनाना था तो यानी ये वाला ग्राफ आपका काम का है, ये यहाँ तक टच मत कराना, 0 के आगे बात कर रहे हैं अपन। ये ग्राफ काम का, हटा दो उस ग्राफ को पूरे को। ये mod x + 1 पूरा था, लेकिन मेरे काम का ग्राफ यहाँ से चालू हो रहा है, क्लियर है? ये 1 है, ओके। यहाँ पर होल है, टच मत करा देना, टच मत कराना अभी। mod x + 1 0 के आगे बनाना है, ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए फ्रैक्शनल पार्ट पर, किस पर आ जाइए? फ्रैक्शनल पार्ट पर। बना ले फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, ये लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, ये है ना फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, ये लीजिए, ठीक है, बनता जा रहा है, ओके। ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, दिख रहा है आप लोगों को? ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, ये दिख रहा होगा आपको, ओके। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो येलो मार्कर है ना, येलो मार्कर, x ग्रेटर देन 0 पर बात करो, सिर्फ x ग्रेटर देन 0 पर बात करो। ये चीज हमेशा ये चीज, ये वाला ग्राफ mod x + 1 का, ये वाला ग्राफ हमेशा इस वाले ग्राफ से ऊपर है,
कुछ भी कर लो आप, x ग्रेटर देन 0 पर ये वाला ग्राफ तो बहुत नीचे है भैया, व्हाइट वाला ग्राफ ये तो पूरा नीचे है, ये पूरा ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज इस चीज से हमेशा बड़ी है x ग्रेटर देन 0 पर। ये मैं नहीं कह रहा, ग्राफ कर रहा है। x ग्रेटर देन 0 पर ये चीज इस चीज से बड़ी है, और ये आपको दिख रहा होगा ग्रेटर देन 0 पर ये चीज तो नीचे है और ये चीज ऊपर है, तो हमेशा ट्रू है। r मतलब ग्रेटर देन 0, ये हमेशा ट्रू है। तो 0 से अनंत में ये हमेशा ट्रू है, 0 से अनंत में ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। पहला पार्ट क्लियर है, 0 से अनंत में हमेशा ट्रू है। चलिए हम बनाते हैं इसका केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, चलिए केस नंबर सेकंड में क्या होगा, हम x लेस देन 0 ले लेंगे, तो मॉड x को हटाकर क्या लेंगे, -x। मॉड x को हटाकर क्या लेंगे, -x, ठीक है। मॉड x को हटाकर क्या लेंगे, -x, श्योर। तो लेस देन 0 पर मॉड x को हटाकर -x लिखेंगे, तो ये बनेगा -1। क्या बनेगा, -1 माइनस x ग्रेटर देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लो भाई, मॉड में माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो मॉड x प्लस 1 ग्रेटर देन हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आ गया, बढ़े आगे, यहाँ तक आ गया। वापस ग्राफ बनाते हैं, चलिए हम वापस ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ इधर साइड मत बनाना भाई, लेस देन 0 पे तो बनाना भाई, अब सारी बातें लेस देन 0 पे करनी है। लेस देन 0 पे इसका ग्राफ बना लिया, तो ये ग्राफ बन गया फ्रैक्शनल पार्ट का, बन गया। अब बना रहा हूं मैं मॉड x प्लस 1, क्या बना रहा हूं, मॉड x प्लस 1, ठीक है। मॉड x प्लस 1, क्या बना रहा हूं, मॉड x प्लस 1, ठीक है। दिख गया, बन गया ग्राफ, ओके। ये ग्राफ है जो येलो मार्कर वाला है, ये मॉड x प्लस 1 है, दिख रहा होगा आपको, है ना। तो आपको दिख रहा होगा, ये चीजें आपको दिख गई होंगी, भाई ग्राफ मैंने बना दिया है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ये चीज इससे बड़ी कर रहे है ना, यानी आपको सिर्फ ये देखना है कि येलो मार्कर व्हाइट मार्कर से बड़ा कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, येलो मार्कर व्हाइट मार्कर से बड़ा कर रहे हैं, ठीक। तो मुझे तो एक चीज दिख गई यार, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट के कहीं भी ऊपर चला जाओ ये ग्राफ ऊपर है, इस पॉइंट के लेफ्ट में कहीं भी चले जाओ ये ग्राफ ऊपर है और व्हाइट वाला ग्राफ नीचे है। इस पॉइंट के लेफ्ट में जाओगे तो ये वाला ग्राफ ऊपर है, व्हाइट वाला ग्राफ नीचे है, कहीं भी चले जाओ इस पॉइंट के लेफ्ट में, क्लियर है। इस पॉइंट के राइट में जाओगे, इस पॉइंट के राइट में जाओगे तो व्हाइट वाला ऊपर है, व्हाइट वाला ऊपर है और ये वाला ग्राफ नीचे है, क्लियर। रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को ढंग से सुनना। इस पॉइंट के लेफ्ट में जाओगे तो ये वाला ग्राफ ऊपर है, व्हाइट वाला ग्राफ नीचे है। इस पॉइंट के राइट में जाओगे तो व्हाइट वाला ऊपर है, येलो वाला नीचे है। आपको येलो वाला ऊपर चाहिए, तो येलो वाला ऊपर कब है, इस पॉइंट के लेफ्ट में, ठीक है। और ये पॉइंट आप निकाल सकते हो सिमेट्री से, -3/2, इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट, क्लियर है, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो इस पॉइंट के इधर, इस पॉइंट के इधर ये चीज ऊपर है, क्लियर। ये चीज तब ट्रू कब होगी, जब हम -∞ से और -3/2 के बीच में, श्योर, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट का आंसर और यूनियन केस नंबर सेकंड का आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा -∞ से -3/2 यूनियन 0 से ∞। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये ग्राफिकल क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं। यहाँ पर हमने ग्राफिकल्स में बहुत क्वेश्चंस देख लिए हैं, ओके। और बीच बीच में जहाँ भी हमें मौका मिलता रहेगा हम ग्राफिकल में क्वेश्चन जरूर देखते रहेंगे, ये ध्यान रखें, अभी खत्म नहीं हुआ, ग्राफिकल चलते रहेगा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं ना, डोमेन के कुछ और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमने सब तरह की कैटेगरीज देखी हैं, तो हम कुछ और कैटेगरीज देखते हैं। देखिए, यदि fx का प्रांत 0 से 1 है, तब f ऑफ e की पावर x प्लस f ऑफ ln mod x का प्रांत क्या होगा। ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया, क्लियर। मेरा क्वेश्चन है कि यदि fx का प्रांत 0 से 1 है तो f ऑफ e की पावर x प्लस f ऑफ ln mod x का प्रांत क्या होगा। पहली बात तो ये लाइन समझो आप, है ना। ये लाइन क्या है, fx का प्रांत 0 से 1, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो f के साथ x है, जो f के साथ ये चीज दिख रही है ना, ये चीज, ये 0 से 1 है, क्लियर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि fx का प्रांत 0 से 1 है, इसका क्या मतलब है। यदि fx का प्रांत 0 से 1 मतलब है, इसका मतलब जो f के साथ ये चीज आपको दिख रही है ना, ये 0 से 1 है। कहने का मतलब है f के साथ कुछ भी हो वो 0 से 1 के बीच में होगा। क्या कहा मैंने, जो f के साथ कुछ भी हो वो 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं
यदि fx का प्रांत 2 से 3 है तो इसका प्रांत क्या होगा? तो यदि मैं बोल दूं fx का प्रांत 2 से 3 है, यानी f के साथ कुछ भी हो वो 2 से 3 के बीच में होगा। क्लियर? f के साथ कुछ भी हो वो 2 से 3 के बीच में होगा। अगर आपने बोला कि fx का प्रांत 0 से 1 है, इसका मतलब f के साथ कुछ भी हो किसके बीच में होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। तो जैसे f ऑफ e की पावर x आया f ऑफ e की पावर x आया प्लस f ऑफ ln mod x आया। fx का प्रांत 0 से 1 है, यानी f के साथ कुछ भी हो 0 से 1 के बीच में होगा। तो अगर f के साथ e की पावर x है, अगर f के साथ e की पावर x है तो ये 0 से 1 के बीच में होगा। क्लियर? f के साथ कुछ भी है, ये 0 से 1 के बीच में होगा। क्लियर है? और कॉमन क्यों लेंगे? क्योंकि दो फलन अगर आते हैं तो दोनों का लास्ट में कॉमन लेते हैं। यहाँ तक कोई तकलीफ? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, मेरे ख्याल से तो होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर आप लॉग अप्लाई कर लीजिए। क्या अप्लाई कर लेंगे? लॉग अप्लाई कर लेंगे, ln 0 अप्लाई कर लीजिएगा। तो लॉग अप्लाई करेंगे तो ln 0 प्लस माइनस अनंत, यहाँ पर लॉग अप्लाई कर लीजिएगा ln 0 प्लस माइनस अनंत, यहाँ ln e 1 हो जाएगा तो x बचेगा, ln 0 प्लस माइनस अनंत ln e 1 हो जाएगा तो x बचेगा, और ln 1 0। इस वाले पार्ट का आंसर तो ये आ गया। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ठीक है, अब इस वाले पार्ट पर आ जाइए, है ना। ln का क्या मतलब होता है? ln का मतलब होता है जिसका आधार e हो, ऐसा लॉग जिसका आधार e हो। बेसिकली ये चीज क्या लिखी हुई है? ऐसे लिखी हुई है, ऐसी तो लिखी हुई है भाई। ln का क्या मतलब होता है? ऐसा लॉग जिसका आधार e हो। तो e इधर भी जाएगा बेटा, बिल्कुल ठीक है सर। e इधर भी जाएगा बेटा, बिल्कुल ठीक है सर। तो e की पावर 0 1 होगा और e की पावर 1 e होगा। रिपीट, e की पावर 0 1 होगा और e की पावर 1 e होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 लेस देन मॉड x लेस देन e। ठीक है, e की पावर 0 1 होगा और e की पावर 1 e, क्या आ जाएगा? श्योर? क्लियर? अब आपको एक नई चीज और बताने जा रहा हूं मैं, है ना। यहीं पर एक नई चीज और बता रहा हूं, चाहे तो इसको अलग अलग करके सॉल्व कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं आपको, एक डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, याद रखें आप परमानेंट। अगर मॉड x a से b के बीच में है, लेकिन ध्यान रखना a और b दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ये मेरी ट्रिक तभी लगाएं जब a और b पॉजिटिव हों। क्लियर है? ये मेरी ट्रिक तभी लगाएं जब a और b पॉजिटिव हों। क्लियर? तो अगर मॉड x कभी भी a से b के बीच में है और a और b दोनों पॉजिटिव हैं, a और b दोनों पॉजिटिव हैं, तो x का मान कहां से कहां तक आएगा? माइनस b से माइनस a यूनियन a से b। क्लियर है? समझ आ गया? अगर मॉड x का मान a से b के बीच में है तो x का मान माइनस b से माइनस a यूनियन a से b के बीच में आएगा। ये तय है डायरेक्ट। ठीक है, और अगर इक्वल हटा देंगे ना, इक्वल हटा देंगे तो ओपन आ जाएगा। जहां से इक्वल हटाएंगे वहां पर ओपन आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं डायरेक्ट। क्या लिखूंगा इसका आंसर? माइनस e से माइनस 1 तो यूनियन 1 से e। किसी की आत्मा नहीं माने, मान लो आत्मा की आवाज आ रही है, तू क्या कर रहा है, ऐसा कैसे कर सकता है? तो मत कर, कोई तकलीफ नहीं है। तू उसको अलग सॉल्व कर, इसको अलग सॉल्व कर, कोई तकलीफ नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ है लेस देन 0। दोनों का कॉमन निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? कॉमन। ठीक है, कॉमन निकालना आपको आता ही है, सारे बच्चे निकाल लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या होगा? लेस देन 0। ये कह रहा है लेस देन 0 लो, और लेस देन 0 लेना है तो ये ले सकते हैं आप, ये नहीं ले सकते। लेस देन 0 लेना है तो ये ले सकते हो, ये नहीं ले सकते। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा माइनस e से माइनस e। क्लियर है? इस तरह से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखते हैं अपन क्वेश्चंस। y बराबर fx का प्रांत, y बराबर fx का प्रांत, y बराबर fx का प्रांत -3 से 2 है। y बराबर fx का प्रांत -3 से 2 है। ठीक है, y बराबर fx का प्रांत -3 से 2 है। ठीक, आपको बताना है f ऑफ मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर x का प्रांत क्या होगा। ये क्वेश्चन है। ओके, आपको बताना है इसका प्रांत क्या होगा। ठीक, क्या समझाया था पिछले क्वेश्चन में? क्या समझाया था? इसका प्रांत आपने दे रखा -3 से 2, यानी f के साथ कुछ भी हो -3 से 2 के बीच में होगा। दैट्स ऑल, फंडा यही है। f के साथ कुछ भी हो -3 से 2 के बीच में डाल दो आप उसे। तो आपने इसका प्रांत पूछा है ना, तो f के साथ कुछ भी हो, f के साथ कुछ भी हो किसके बीच में होगा? -3 से 2 के बीच में होगा। -3 से 2 के बीच में होगा। क्लियर है? चले आगे बढ़े। देखिए, दुनिया का कोई भी मॉड -3 से बड़ा तो होगा ही होगा। ये तो ट्रू है हमेशा। दुनिया का कोई भी मॉड -3 से हमेशा बड़ा होगा, ये ट्रू है। दिस इज अ ट्रू। ये चीज हमेशा ट्रू है।
क्लियर? भाई बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, बड़ा तो होगा भाई, कोई भी एक हो तो ट्रू है, तो भाई ठीक है मॉड -3 से बड़ा होगा ट्रू, क्या कहते हैं। अब बचा कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब मुझे इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ओके, लास्ट लेक्चर की थ्योरी पे जाओ, शायद लास्ट में बताया था कि लास्ट में बताया था, मैंने लिखवाया था मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू a है तो x छोटे से बड़ा यानी -a से होगा, लिखवा रखा है मैंने नोट्स में, लिखवा रखा है। मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू a है तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, -a से होगा। क्लियर है? तो ये चीज लिखी जा सकती है -2 से 2, ये चीज लिखी जा सकती है -2 से 2, श्योर। और उसके बाद फिर लिखवाया था मैंने, फिर लिखवाया है, यही तो चीजें हैं, अगर आपने मेहनत की होगी तो दिक्कत नहीं आएगी ना। कैसे कि सर मैंने ये लिखवाया था महत्तम पूर्णांक x अगर a से लेकर b में है और a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है तो x का मान a से b+1 के बीच में होगा, x का मान a से b+1 के बीच में होगा, ठीक है, x का मान a से b+1 के बीच में होगा, क्या आंसर। और देखिए नेक्स्ट, यदि fx का प्रांत -अनंत से 0 है, ओके, यदि fx का प्रांत -अनंत से 0 है तब आपको बताना है तब f ऑफ 6 फ्रैक्शंस स्क्वायर -5 फ्रैक्शन प्लस 1 इसका प्रांत क्या होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। ओके, क्वेश्चन क्या है मेरा, यदि fx का प्रांत -अनंत से 0 है आपसे पूछा गया इसका प्रांत क्या होगा। ठीक, चलिए सबसे पहले वापस आओ, एक ही कहानी बार बार एक ही चीज बार बार बोली जा रही है। इसका प्रांत क्या है, -अनंत से 0, 0 से छोटा, प्रांत क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 ही ये टर्म। -अनंत से 0 का क्या मतलब है, लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है ना, यानी f के साथ कुछ भी हो वो 0 से छोटा होगा। क्लियर, समझ आ गया, f के साथ कुछ भी हो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये चीज लेस देन इक्वल टू 0 होगी, ये चीज लेस देन इक्वल टू 0 होगी। अब फैक्टर कर लीजिए, 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1, आ गया, हो गए फैक्टर्स। फैक्टर होने के बाद साइन डायग्राम बनाऊंगा, फैक्टर होने के बाद साइन डायग्राम बना लीजिए, ये आ गया 1/3 से 1/2, आ गया। कितने लोगों को पता है कि ये जो साइन डायग्राम हमने बनाया है ये किसके लिए बनाया है, x के लिए बनाया है या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए बनाया है। ये साइन डायग्राम मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए बनाया है, ये साइन डायग्राम मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए बनाया है, बना लिया। तो फ्रैक्शनल पार्ट का मान 1/3 से 1/2 होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का मान 1/3 से 1/2 होगा। क्लियर है। अब अगली स्टेप बच्चे को लिखना नहीं आती, वो मैं सिखा देता हूँ आपको। अगली स्टेप बच्चे को लिखना नहीं आती, वो मैं सिखा देता हूँ। क्या सिखा देता हूँ, मैंने आपको बोला था जब मैंने पढ़ाना चालू किया था आपको फ्रैक्शनल पार्ट, तो मैंने एक बात बोली थी। क्या बोली थी, मैंने बोला था बेटा अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर हाफ लिखा जाए ना तो x बराबर क्या लिखना बेटा, n+1/2 लिखना। मेरे नोट देखना आप एक बार, मैंने लिखवाया आपको कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हाफ आ जाए तो x बराबर क्या लिखेंगे, n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चीज है तो उसको क्या लिखेंगे, n+1/3 से लेकर और n+1/2 तक। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, n पूर्णांक। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। आप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, है ना, हो जाएगा। तरीका समझ में आ गया है, मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं है। आप इस पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, घर से करना, सब अपने बच्चे, सारे बच्चे अपने अपने घर से करना है इस क्वेश्चन को। तरीका समझ में आ गया कैसे करना है, तो होपफुली कर लेंगे। अब करना आपको ये, लेकिन मैं इतने सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता। यदि gx का प्रांत 3 से 4 है, यदि gx का प्रांत 3 से 4 है तो g log 2 x² + 3x - 2 का प्रांत क्या होगा। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। ये gx का प्रांत ये है तो g log 2 x² + 3x - 2 का प्रांत क्या होगा। फंडा सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, सेम प्रोफाइल कर लेंगे। अब आप कर लोगे सब, मैं लिख दूं स्टार्टिंग, बाकी कर लेना घर पर। कैसे करोगे, समझ में आ गया। तो gx का प्रांत 3 से 4 है, इसका मतलब g के साथ कुछ भी हो 3 से 4 के बीच में होगा।
gx का प्रांत 3 से 4 है, इसका मतलब g के साथ कुछ भी हो 3 से 4 के बीच में होगा, तो ये पूरी चीज किसके बीच में होगी? 3 से 4 के बीच में होगी। ये पूरी चीज 3 से 4 के बीच में होगी। इसके बाद आप सॉल्व कर लेना कि 2 इधर भी जाएगा और 2 इधर भी जाएगा, ठीक है। 2 इधर जाएगा तो 8, 2 की पावर 3 8 और 2 उधर भी जाएगा तो 16। इसके बाद दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेना। कैसे? मैं लिख देता हूँ, आप कर लीजिएगा प्लीज, है ना। अलग अलग सॉल्व कर लेना, सब आपको सिखा रखा है। ये पार्ट अलग सॉल्व करिएगा और ये वाला पार्ट अलग सॉल्व करिएगा। मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को तकलीफ आने वाली, ठीक है। ये पार्ट अलग सॉल्व कर लेना, ये वाला पार्ट अलग सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर बता देता हूँ कितना आएगा। मेरे को इतना तय है कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को आगे कर लेगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं कर पाएगा। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आंसर पता है कितना आएगा? -6 से -5 यूनियन, ये आ जाएगा 2 से 3। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा नेचर क्या है, क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो इसका प्रांत 3 से 4 है तो पता चली गया वो कैसे करना है, तो डील कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा आपको। श्योर? चलिए बढ़े आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। ग्राफ ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, अधिकतम न्यूनतम वाले ग्राफ। अधिकतम न्यूनतम वाले ग्राफ। चलिए हम बात कर रहे हैं ग्राफ ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम के ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए मेरा को जो फंडा समझ में आता है इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ होती भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ना। पर जो अब तक आपको ग्राफ सिखाए गए ना, अगर वो आपको आते हैं तो तकलीफ कहीं भी नहीं। करना क्या होगा सर, ये बताइए सर। आपको मुद्दे की बात करो सर, करना क्या होगा, ठीक है। तो पहली स्टेप लिख लो भाई, स्टेप नंबर फर्स्ट, है ना। मैं फिलहाल बात कर रहा हूं किसकी? मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम की, इसकी fx और gx। ये 2 ग्राफों के लिए लिखवा रहा हूं, ये बात मैं 2 के लिए लिखवा रहा हूं, 2 के बाद वो 3 के लिए भी एप्लीकेबल है, 4 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट लिखो, देखो सारे बच्चे, स्टेप नंबर फर्स्ट। सबसे पहले fx तथा gx को हल करके, fx बराबर gx को हल करके, fx बराबर gx को हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले fx बराबर gx को हल करके x का मान ज्ञात करेंगे या प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करेंगे, एक ही बात है, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले fx बराबर gx को हल करके प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करेंगे। हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। अब लिखो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, उसके बाद fx और gx के ग्राफ बनाएंगे। 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 स्टेप नंबर 3, मैक्सिमम के लिए वो भाग सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम के लिए वो भाग सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम के लिए वो भाग सेलेक्ट करेंगे जिसमें जो दोनों ग्राफ में से ऊपर है। मैक्सिमम के लिए वो भाग सेलेक्ट करेंगे जिसमें दोनों ग्राफों में से जो ऊपर है। मिनिमम के लिए वो भाग सेलेक्ट करेंगे। मिनिमम के लिए वो भाग सेलेक्ट करेंगे जो दोनों ग्राफों में से नीचे है। जो दोनों ग्राफों में से नीचे है। मैक्सिमम के लिए वो भाग सेलेक्ट करेंगे जो दोनों ग्राफों में से ऊपर है, और मिनिमम के लिए वो भाग सेलेक्ट करेंगे जो दोनों ग्राफों में से नीचे है। जहां दोनों बराबर होंगे, जहां दोनों बराबर होंगे वह भाग fx और gx दोनों में आएगा। जहां दोनों बराबर होंगे वह भाग मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में आएगा। मैं अपनी बात गलत बोल गया था लास्ट में, दोबारा बोल देता हूं। जहां दोनों बराबर होंगे वह भाग मैक्सिमम के ग्राफ में भी आएगा और मिनिमम के ग्राफ में भी आएगा, ठीक है। तो वह भाग मैक्सिमम के ग्राफ में भी आएगा और मिनिमम के ग्राफ में भी आएगा। क्लियर? चलिए अब आप समझना मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहली स्टेप पता है क्या है? सबसे पहली स्टेप में क्वेश्चन बनाता हूँ। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, सिंपल है ना। क्वेश्चन है मिनिमम ऑफ x एंड x स्क्वायर।
ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं, x को तो मैं fx को तो x बोल देता हूँ और gx को मैं x स्क्वायर बोल देता हूँ। बोल दिया। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, पहले इनको स्टेप नंबर फर्स्ट दोनों को बराबर कर लो आप, दोनों को बराबर कर लो, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट दोनों को बराबर करो, दोनों को बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई 0 और 1 आ गई, ठीक है। एक्स बराबर 0 पर ये भी 0, ये भी 0 है, एक्स बराबर 1 पर ये भी 1 है और ये भी 1 है, एक्स बराबर 0 पर ये भी 0 और ये भी 0 है, और एक्स बराबर 1 पर ये भी 1 है और ये भी 1 है। ये प्रतिच्छेदी बिंदु आ गया, प्रतिच्छेदी बिंदु आ गया समझ में। 0 पर ये भी 0, ये भी 0 है, और 1 पर ये भी 1 और ये भी 1 है। आ गया स्टेप नंबर फर्स्ट। अब आता है स्टेप नंबर 2, है ना। स्टेप नंबर 2 दोनों के ग्राफ बना लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों के ग्राफ बना लेते हैं, दोनों के ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट समझ में आ गई। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या थी, दोनों को बराबर करके पॉइंट निकाल लिया। अब दोनों के ग्राफ बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिया एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। अब किसका ग्राफ बनाऊंगा, एक्स का। किसका ग्राफ बनाऊंगा, एक्स का, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने के बाद मैं बनाऊंगा एक्स का ग्राफ। श्योर, एक्स ही बन गया, ओके। ये कौन है 1,1, ये कौन है 0,0, ये कौन है y बराबर x, ठीक है। चलिए बन गया ग्राफ। अब आपको मिनिमम प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, मिनिमम। मिनिमम मतलब जो दोनों में से नीचे होगा, तो दोनों ग्राफों में से जो नीचे होगा उसे डार्क करते जाइए, ठीक है। आ जाइए, चलिए आ जाए। चलो भैया, ये वाला ग्राफ ऊपर है, ये वाला ग्राफ नीचे है, ये वाला ग्राफ ऊपर है और ये वाला ग्राफ नीचे है, ओके। ये वाला ग्राफ ऊपर है, ये वाला ग्राफ नीचे। इधर आ जाइए, ये वाला ग्राफ ऊपर है, ये वाला ग्राफ नीचे है, क्लियर है। इधर आ जाइए, ये वाला ग्राफ ऊपर है, ये वाला ग्राफ नीचे है, ये आगे समझ में। तो ये ऊपर ये नीचे इसको ले लेंगे, ये ऊपर ये नीचे तो इसको ले लेंगे, ये ऊपर ये नीचे तो इसको ले लेंगे, तो जो नीचे बनेगा उसको ले लेंगे, ठीक है। तो फाइनली ग्राफ पता है कौन सा वाला बना देता हूं मैं आपको। फाइनली ग्राफ कौन सा बना, एक तो ये बना, और क्या बना, ये बना और ये बना। ये आपका फाइनल ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये आपका फाइनल ग्राफ है, ये आपका फाइनल ग्राफ है, समझ में आ गया। ये आपका फाइनल ग्राफ है, आ गया, क्लियर है, ठीक है। समझ में आ गया। मिनिमम के लिए क्या करना है, मिनिमम के लिए नीचे वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम के लिए ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्लियर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक। मतलब मेरे को लगता है यार डिफाइन करना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस जो दिख रहा है उसे लिख दो। जो आपको दिख रहा है ना उसे लिखते जाओ, जो जैसा दिख रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि x लेस देन 0 पर, आपको क्या दिख रहा है, x लेस देन 0 पर दिख रहा है। x लेस देन 0 पर क्या दिख रहा है, x क्या दिख रहा है, x लेस देन 0 पर क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। चलिए इधर आ जाइए, 0 से 1 में क्या दिख रहा है, x स्क्वायर। 0 से 1 में क्या दिख रहा है, x स्क्वायर। 1 के आगे क्या दिख रहा है, x। रिपीट, 0 के पीछे x, 0 से 1 में x स्क्वायर, 1 के आगे x। तो जो दिख रहा है उसे लिख दो। क्या दिखेंगे, लेस देन 0 पर मुझे x दिख रहा है, 0 से 1 में मुझे x स्क्वायर दिख रहा है, 1 के आगे मुझे x दिख रहा है। क्लियर। इक्वल कहीं भी लगाइए, कोई तकलीफ नहीं है। इक्वल आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कोई तकलीफ नहीं है। किसी भी कंटीन्यूअस कर्व में कहीं भी इक्वल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे सामने। अब इस पे क्वेश्चन तो भाई इसमें प्रैक्टिस है और सब कुछ भी नहीं है इसके अलावा। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और देखिए एग्जांपल, मैक्सिमम ऑफ x एंड x क्यूब आ गया। चलिए तो बताइए fx कौन हुआ, x, gx कौन हुआ, x क्यूब। आ गया। स्टेप नंबर फर्स्ट बताओ, स्टेप नंबर फर्स्ट बताओ, इन दोनों को बराबर कर दो। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या हुआ, इन दोनों को बराबर कर दो। तो एक्स क्यूब बराबर एक्स कर दो, तो एक्स की 3 वैल्यू आएंगी, 0, 1 और -1। ओके, स्टेप नंबर फर्स्ट समझ आ गया। इसको इसको बराबर कर दो, कर दिया बराबर, ये आ गया। क्लियर। अच्छा, 0 पर इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी भी 0 है। 1 पर इसकी वैल्यू भी 1 है, उसकी भी 1 है।
-1 पर इसकी वैल्यू भी -1 है और इसकी वैल्यू भी -1। स्टेप नंबर फर्स्ट, दोनों को बराबर करके पॉइंट निकाल लो। अब आ जाइए स्टेप नंबर 2, दोनों के ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। चलिए तो मैं x³ का ग्राफ बना लेता हूं। ये ग्राफ है x³ का। किसका ग्राफ है? x³ का। बना लिया? श्योर। x³ का ग्राफ बनाना सिखा रखा है। अब किसका ग्राफ बनाऊंगा? x का। किसका? x का। ओके, तो ये x का ग्राफ है और ये x³ का ग्राफ है। बन गया सारा। अच्छा, इसके बाद आता है मेरा जो लास्ट पार्ट आता है, वो क्या आता है? मैक्सिमम सेलेक्ट करना है सर। मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला। ठीक है, तो दोनों में से जो ऊपर आता जाए उसे सेलेक्ट करते जाइए। स्टार्ट करें स्टार्ट। चलिए, मैक्सिमम का मतलब दोनों में से जो ऊपर आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये ग्राफ नीचे है, ये ग्राफ ऊपर है। ठीक है, ये नीचे, ये ऊपर। इधर आ जाइए, है ना, ये नीचे है, ये ऊपर है। क्लियर? इधर आ जाइए, ये ऊपर है, ये नीचे है। क्लियर है? ये नीचे है, ये ऊपर है। ओके, ये ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को अगर मैं अलग से बनाना चाहूँ तो मैं अलग से बना देता हूँ। तो ये ग्राफ आपके सामने है, ये ग्राफ बना ये। अच्छा, ये वाला पॉइंट कौन सा था? 1,1। ये वाला पॉइंट कौन सा था? 0,0। ये पॉइंट कौन सा था? ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ये और ये, फिर ये ग्राफ आपका है। इसके आगे x³ है ना, 1 के आगे x³ है। 0 से 1 में कौन है? x। -1 से 0 में कौन है? x³ और फिर x। ये फाइनल ग्राफ आगे सामने है ना। अब तो मेरे ख्याल से कर लोगे अब सब लोग। और देखिए ग्राफ, मैक्सिमम ऑफ sin x और cos x 0 से 2π। मैक्सिमम ऑफ sin x एंड cos x 0 से 2π। बना ले ग्राफ। मैक्सिमम ऑफ sin x एंड cos x 0 से 2π बना लो। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, 0 से 2π में पहले sin x बनाओ। 0 से 2π में पहले sin x बनाओ। ठीक है, 0 से 2π में पहले sin x बनाओ। बना लिया? बिल्कुल सही है। अब आप बनाओ cos x। क्या बनाएंगे? cos x। cos x बनाना, cos x। ओके, ये ग्राफ किसका है? sin x का। ये ग्राफ किसका है? cos x का। ठीक है, ये पॉइंट दुनिया जानती है, π/4 यानी π/4। ये पॉइंट सारे लोग जानते हैं, 5π/4। आ गया? चलिए, अब आपको क्या प्लॉट करना है? आपको प्लॉट करना है मैक्सिमम। क्या प्लॉट करना है? मैक्सिमम। चलिए मैक्सिमम देखें। मैक्सिमम तो ऊपर वाला। ठीक है, तो ये ग्राफ नीचे है, ये ग्राफ ऊपर है। ठीक है, ये ग्राफ नीचे है और ये ग्राफ ऊपर है। मैं डार्क कर रहा हूँ, उसे डार्क कर रहा हूँ। क्लियर? फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये साइन ऊपर है, कॉस नीचे है। ठीक है, साइन ऊपर है और कॉस नीचे है। क्लियर? तो 5π/4 के आगे कॉस ऊपर है, साइन नीचे है। कॉस ऊपर है और साइन नीचे है। आगे समझे? ठीक है, इन दोनों में कॉस ऊपर, इन दोनों में साइन ऊपर, इन दोनों में कॉस ऊपर। क्लियर? अगर ग्राफ देखें फाइनली तो ये ग्राफ बनेगा इस तरह से। तो ये गया, ये आपका ग्राफ इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा है? π/4। ये पॉइंट कौन सा है? 5π/4। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। मिनिमम ऑफ tan x cot x। मिनिमम ऑफ tan x cot x 0 से π/2।
0 से π/2, ठीक है। मिनिमम ऑफ tan x cot x 0 से π/2 बना लें। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, tan और cot तो बनाना सिखा ही रखा है आपको, सिखा रखा है ना। सबसे पहले आप tan बनाइए। क्या बनाइए? tan। सारे लोग tan बनाइए। क्या बनाएंगे? tan बना लिया सबने भाई। 0 से 90 में 10 बनाना कौन सी बड़ी बात है? 10 बना लोगे आप लोग, बन गया, बन गया 10। चलो आगे बढ़े। अब कॉर्ड बना लेते हैं। कॉर्ड, ये किसका ग्राफ है? कॉर्ड का। ये किसका ग्राफ है? कॉर्ड का। क्लियर है? अच्छा भाई, 0 से 90 में हमने 10 बना लिया, बिल्कुल ठीक है सर। 0 से 90 में कॉर्ड बना लिया, बिल्कुल ठीक है सर। ये पॉइंट सबको पता है, π/4 आ गया। अब क्या चाहिए तुझे? अब तो मिनिमम चाहिए। क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। मिनिमम चाहिए तो कैसे बनेगा? बहुत आसान है। ये अपर है, ये लोअर है, ये अपर है, ये लोअर है, तो लोअर वाले को डार्क कर ले, दैट्स ऑल। मिनिमम चाहिए तो लोअर ले ले, और मैक्सिमम चाहिए तो अपर ले ले, ठीक है। तो क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए? मिनिमम। तो ये अपर है, ये लोअर है, तो डार्क कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ। क्लियर है? ये अपर है, ये लोअर, तो मुझे लोअर चाहिए। ये अपर है तो लोअर है, तो मुझे लोअर चाहिए। π/2 मैंने लिया नहीं तो टच मत करा देना, और क्या। क्लियर? तो एक ग्राफ बन जाएगा आपका। कैसे ग्राफ बनेगा? ऐसे। ये tan x का ग्राफ है और π/4 के आगे cot x का ग्राफ है। ये ग्राफ आपका बनेगा मिनिमम। आगे समझे? चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चंस बहुत है ना, पर ये तो एंडलेस है। आप चलते जाओगे तो कभी खत्म नहीं होंगे, है ना। तो इसमें मैं 1-2 क्वेश्चंस और देता हूँ आपको, आप लोग एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। मिनिमम ऑफ mod x - 1, mod x और mod x + 1। मिनिमम ऑफ mod x - 1, mod x और mod x + 1। स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। ओके, चलिए आ जाइए, बना रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले किसका ग्राफ बनाओगे? mod x का। आ गया। mod x - 1 किस पे शिफ्ट हो जाएगा? 1 पर। mod x - 1 किस पे शिफ्ट हो जाएगा? 1 पर। ये किसका ग्राफ है? mod x का। अब बनाएंगे mod x + 1। क्या बनाएंगे? mod x + 1, ठीक है। क्या बनाएंगे? mod x + 1। श्योर? तो ये किसका ग्राफ है? mod x का। ये किसका ग्राफ है? mod x - 1 का। हाँ, और ये mod x + 1 का। बन गया, ठीक। अब चाहिए मिनिमम। क्या चाहिए? मिनिमम। मिनिमम मतलब नीचे वाला पार्ट, ये तो सब सारे ग्राफों में नीचे है, ठीक है। तो आप ये देखो ना यार, ये ग्राफ सबसे ऊपर है, ये उसके नीचे है, और ये सबसे नीचे है। ऊपर, नीचे और सबसे नीचे। क्लियर? ये डार्क कर लीजिए। अपर, लोअर और सबसे लोअर। अब आ जाइए, सबसे नीचे ये श्योर है सर? सबसे नीचे जो ग्राफ पे हिस्सा दिख रहा है ना, वो डार्क कर दीजिए। सबसे नीचे जो ग्राफ पे हिस्सा दिख रहा है वो डार्क कर दीजिए, ठीक है। सबसे नीचे जो ग्राफ पे हिस्सा दिख रहा है वो डार्क कर दीजिए। इधर आ जाइए। इधर क्या होगा? ये ऊपर है, ये उससे नीचे है, और ये सबसे नीचे है। अपर, लोअर और सबसे लोअर, ये ग्राफ बनेगा। आगे समझ में? ठीक है, आराम से देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपर, लोअर, सबसे लोअर, अपर, लोअर, सबसे लोअर, और ये पोर्शन नीचे वाला, ठीक है। इस ग्राफ को अगर मैं अलग से दिखाना चाहूँ तो ये ग्राफ ऐसे दिखेगा आपको। ये और ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा आपका, शानदार। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है, चलिए। अब इस पर एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया है, तो मुझे पसंद है, मतलब तो सीधी सी बात है, मुझे पसंद है, अच्छा है, तो आप ट्राई कर लो सब एक बार। क्वेश्चन है fx बराबर मिनिमम ऑफ e की पावर x 2 + e² - x और r, है ना। ये मेरे पास है ना। तो fx मेरे पास क्या है? fx मेरे पास है e की पावर x 2 + e² - x और r, ठीक है। ओके, ये fx है। fx का मैक्सिमम मान 8, मैक्सिमम मान अल्फा है। fx का मैक्सिमम मान अल्फा है, ठीक है। fx का मैक्सिमम मान अल्फा है, ओके। तो x के पूर्णांकीय
मान जो x के पूर्णांक मान जो x इंटू x माइनस महत्तम पूर्णांक अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस महत्तम पूर्णांक अल्फा प्लस 12 लेस देन 0 को संतुष्ट करते हैं, ओके। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन का मतलब पहले अच्छे से है ना। एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, ये मिनिमम ऑफ दिस, ओके। इस फंक्शन को प्लॉट करने के बाद जो उसका मैक्सिमम मान आएगा वो अल्फा है, बिल्कुल ठीक है। तो उसने पूछा है कि x के पूर्णांक की मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, क्लियर। और यहाँ पर ये है ना, ये GIF है, क्या है ये GIF, महत्तम पूर्णांक फलन, ओके। दिखने में अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, सुंदर है, बढ़िया है सर। अच्छा, अब प्लॉट करना है इसको यार, है ना। तो देखते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कर लेते हैं ना प्लॉट, क्या दिक्कत है। एक ही बार में आता ही है, बिल्कुल आता है, एक ही बार इसमें सिखा रखा है। अच्छा, y बराबर 8 ये आता ही है, एक रेखा होगी जो x अक्ष के समांतर होगी। भाई y बराबर 8 तो में आता ही है ना। y बराबर 8 क्या होता है, y बराबर 8 एक रेखा है जो x अक्ष के समांतर है। y बराबर 8 एक रेखा है जो x अक्ष के समांतर है, तो तुम्हें आती है, ठीक है। एक ही बार तुम्हें आता ही है। अब बचाइए, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं। ये रेखा है भाई, एक रेखा है नेगेटिव स्लोप की, ये रेखा है जो एक नेगेटिव स्लोप की रेखा है, ये रेखा है जो कि एक नेगेटिव स्लोप की रेखा है। क्लियर, बना दो उसे, चलिए बना लेते हैं, ओके। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सर मुझे ये रेखा बनाना सिखा दो, तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है लोग, बहुत आसान है, ठीक है। एक बार x 0 कर दो y आ जाएगा, है ना। x 0 कर दो तो y आ जाएगा, x 0 कर दो तो y आ जाएगा, ओके। और y 0 कर दो तो x आ जाएगा, y 0 कर दो तो x आ जाएगा, है ना। x 0 करोगे तो y आएगा, y 0 करोगे तो x आ जाएगा। ये आपकी रेखा तैयार हो गई, ये आपकी रेखा तैयार हो गई। क्लियर है, मेरे ख्याल से रेखा बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कैसे बनाई रेखा, मैंने x 0 करा तो y आ गया, y 0 करा तो x आ गया, रेखा बन गई। क्लियर। अच्छा, रेखा बनने के बाद एक चीज और यहीं पर ही क्लियर कर दूं आपको, रेखा बनने के बाद एक चीज और क्लियर ही कर दूं कि 2 + e² का जो मान होता है मैथ्स में लगभग 7.29 होता है, तो 2 + e² का जो मान होगा लगभग 9.29 होगा, ओके। चलिए बन गया। अब बनाते हैं y बराबर e की पावर x, 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 ठीक है, पक्का दिख गया। और ये वाला जो पॉइंट है आपको बता दूं, ये क्या है, 2 है, 2 है। कैसे पता चला 2 है, कैसे पता चला ये पॉइंट 2 है। x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है, e²। x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, e²। x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, e²। चलिए बन गया ग्राफ, बन गए दोनों के ग्राफ, एक रेखा बन गई, एक कर्व बन गई, ठीक है। अच्छा, e² का जो मान है वो 7.29 है। आपको बनाना है y बराबर 8। तीसरा ग्राफ कौन सा था, y बराबर 8, तो y बराबर 8 तो e² से तो ऊपर ही रहेगा, ये y बराबर 8 रहेगा। ये तय है कि ये रेखा y बराबर 8 इस e² से तो ऊपर ही बनेगी, तो ये y बराबर 8 रेखा बन गई। बन गई तीनों रेखाएं। तीनों रेखाएं बनने के बाद आप इसका मिनिमम ड्रॉ कर लीजिए, इसका मिनिमम ड्रॉ कर लीजिए। मिनिमम जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा हो, ऊपर, अपर, लोअर और सबसे लोअर, अपर, लोअर और सबसे लोअर, ठीक है। अपर, लोअर और सबसे लोअर, इस पॉइंट तक ये वाला ग्राफ सबसे लोअर है। क्लियर, आगे बढ़े। इस पॉइंट के आगे ये अपर है, ये अपर है, ये लोअर है। रिपीट रिपीट, अपर, लोअर, लोअर, रिपीट। उसके बाद इस पॉइंट के आगे जाएंगे तो ये ऊपर चला गया, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो लोअर चाहिए आपको, मिनिमम चाहिए आपको, मिनिमम। ये ग्राफ है ना। तो आपको बता दूं मैंने ग्राफ कौन सा बनाया है, ये फाइनल ग्राफ बनेगा आपका। ये ग्राफ बनेगा आपका, ये fx का ग्राफ बना है, इसका ग्राफ बना है, fx का ग्राफ बना है। क्लियर है, किसका ग्राफ बना है, fx का। और इस ग्राफ को आपको बता दो, इस ग्राफ का जो मैक्सिमम मान है वो 2 पर आएगा, e²। इस ग्राफ का जो मैक्सिमम मान है 2 पर आएगा, e²। तो उसने बोला है fx का जो मैक्सिमम मान था उसे हमने अल्फा बोला है, तो इस ग्राफ का मैक्सिमम मान आ रहा है e²। लिख लीजिए, fx का जो मैक्सिमम मान आ रहा है, fx का जो मैक्सिमम मान आ रहा है वो e² आ रहा है, जिसे आपने अल्फा बोला है।
क्या बोला है, अल्फा बोला है, और ई स्क्वायर लगभग 7.2 के बराबर होता है, तो महत्तम पूर्णांक अल्फा यानी महत्तम पूर्णांक ई स्क्वायर किसके बराबर होगा, 7 के। श्योर है, कोई दिक्कत नहीं होनी तो नहीं चाहिए। अब आती है इस क्वेश्चन की सेकंड लास्ट है। मेन काम तो अपन ने कर लिया इस क्वेश्चन में, भाई मेन काम तो ग्राफिकल था सारा कर लिया, अब तो बचा ही क्या, इतना सा क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, और इसमें बचा ही क्या भाई, महत्तम पूर्णांक अल्फा आपने निकाल लिया 7 है, तो महत्तम पूर्णांक अल्फा की जगह 7 रख देता हूं, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, x माइनस 7, ठीक है, इधर रखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है, यहाँ लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन 0। आ गया क्लियर, तो ये आ गया x माइनस 7, ये आएगा x माइनस 3 और x माइनस 4। ओके, सेंड डायग्राम बनाना सिखा रखा है, आराम से चिन्ह डायग्राम बनाइए, 0, 3, 4 और 7, प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस, कौन सा लेंगे, माइनस ले लिया, तो आंसर यहां से आएगा 0 से 3 और यूनियन 4 से 7। क्लियर है, क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं हुआ ये क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन में उसने पता है क्या पूछा था, उसने क्वेश्चन में पूछा था एक्स के पूर्णांक हल बताओ, आप तो एक्स के पूर्णांक हल बताओ ना। चलिए, तो 0 से लेकर 3 में कौन कौन से पूर्णांक आते हैं, 1 और 2, 0 से लेकर 3 में कौन कौन से पूर्णांक आते हैं, 1 और 2, 4 से लेकर 7 में कौन कौन से पूर्णांक आते हैं, 5 और 6। तो पूर्णांक के हल इस क्वेश्चन में होंगे 4, कौन कौन से, 1, 2, 5, 6, कौन कौन से, 1, 2। fx बराबर मिनिमम ऑफ माइनस मॉड में 2x माइनस 4 है और x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। आपको बताना है कि fx का मैक्सिमम मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। ओके, स्टार्ट करें। चलिए देखिए, आपको एक्स स्क्वायर बनाना सिखाया था, एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो आता ही है, एक्स स्क्वायर अगर आता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के लिए ग्राफ को 4 नीचे ले जाइए, हाँ नीचे ले जाइए 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 4 नीचे ले जाइए, एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बन गया। भाई कैसे बना, बहुत आसान है ना यार, मैं सिखाया तो था मैंने, ये एक्स स्क्वायर है, 4 नीचे ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा, सिंपल बन गया। बढ़े आगे, चलिए अब बात आता है माइनस मॉड में 2x माइनस 4, है ना। चलिए इसकी ग्राफ कर लेते हैं, ये कैसे बनेगा। तो बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सर ये कैसे बनेगा, सर ये बता दीजिए सर आप। बहुत आसान है बेटा, एक काम कर, माइनस में है, ठीक है, माइनस में है, x बराबर 2 पर ही 0 हो जाएगा, x बराबर 2 पर ही 0 हो जाएगा, x बराबर 2 पर ही 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, बस बन गया, बन गया, खत्म, सिंपल, x बराबर 2 पर ही 0 हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या है पता है, ये है 0, माइनस 4, रख के देख लो आप, ठीक है, आ गया, तो ये ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। बना दो ग्राफ, ये पॉइंट कौन सा है, 2, 0 है, ओके, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा है कि सर आपने ग्राफ से बना दिया, मान लिया, पर सर आपको कैसे पता चला कि ये चीज ऊपर रहने वाली है और ये चीज नीचे रहने वाली है, तो बहुत आसान है, एक काम कर, 0 से 2 के बीच में कोई भी पॉइंट लेकर देख ले, 0 से 2 के बीच में कोई भी पॉइंट लेके देख ले, 1 लेके देख ले, चल 1 ले लूं, 1, तो 1 पर इसकी वैल्यू निकाल, कितनी आ रही है, -3, 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -3, और 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -2, तो 1 पर इसकी वैल्यू -2 आ रही है बेटा, इसकी वैल्यू -3 आ रही है, तो -2 -3 से बड़ा होता है, -2 -3 से बड़ा होता है, इसका मतलब -2 का ग्राफ ऊपर रहेगा और -3 का ग्राफ नीचे रहेगा, इसलिए ये ग्राफ मैंने सही बनाया है। क्लियर। चलिए अब बात आती है बेटा किसकी, अब आती है बात मिनिमम की। मिनिमम मतलब नीचे वाला, मिनिमम मतलब नीचे वाला, डार्क कर रहा हूं मैं, डार्क कर रहा हूं मैं, ये रहा मिनिमम मतलब नीचे वाला, मिनिमम मतलब नीचे वाला, ठीक है। अच्छा ये अपर है, ये लोअर है, डार्क कर रहा हूं, डार्क कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये अपर है, ये लोअर है, समझ आ गया। तो ग्राफ कैसा बनेगा फाइनली, ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ यहां तक, इधर देखेंगे तो लाइन है, फिर कर्व है और फिर लाइन है,
ये आपका ग्राफ बनेगा, ग्राफ आपको दिख रहा होगा, दिस इज द फाइनल ग्राफ, ये मेरा फाइनल ग्राफ है, आपको दिख रहा होगा, श्योर है। और इस ग्राफ को देखने के बाद आपसे बोला है इस फंक्शन का मैक्सिमम मान बताओ, तो ये ग्राफ तो एक्स अक्ष के नीचे है पूरा, क्योंकि ये ग्राफ पूरा एक्स अक्ष के नीचे है, केवल ये जीरो लाइन को टच कर रहा है, क्लियर। क्योंकि ये ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे है, ये केवल जीरो लाइन को टच कर रहा है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम मान जीरो है। क्या है इसका मैक्सिमम मान? जीरो है, ठीक है। तो एफ एक्स का मैक्सिमम मान जीरो है, एफ एक्स का मैक्सिमम मान जीरो है, क्योंकि ये ग्राफ इसको टच कर रहा है, उसके पूरा एक्स अक्ष के नीचे है, तो उसका मैक्सिमम मान कितना है? जीरो। मिनिमम ऑफ मॉड एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन, मिनिमम ऑफ मॉड एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है। देखो सबसे पहली बात एक चीज में क्लियर कर दूं, भाई मॉड एक्स प्लस वन बनाना सबको आता है, मॉड एक्स प्लस वन बनाना सबको आता है, सिखा चुका हूं मैं ऑलरेडी, ठीक है। मॉड एक्स प्लस वन, श्योर। अब बात आती है एक्स प्लस वन की, है ना। अच्छा एक्स प्लस वन क्या है? एक्स प्लस वन तो सर रेखा है, कौन सी रेखा बेटा? ये वाली रेखा, एक्स प्लस वन तो ये रेखा है, सबको पता है, ये एक्स प्लस वन एक रेखा है, ये वाली रेखा है। फिर अब इसमें गड़बड़ है, पता है गड़बड़ क्या है? आप समझना, मॉड एक्स प्लस वन बराबर होगा एक्स प्लस वन के जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मॉड एक्स प्लस वन बराबर एक्स प्लस वन होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब पता है बेटा क्या है? इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर, इस साइड पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर, यानी इस साइड पर यही लाइन एक्स प्लस वन है, यही लाइन बेटा एक्स प्लस वन है। समझ आ गया? क्लियर है? ये मॉड एक्स प्लस वन था और यही लाइन एक्स प्लस वन है, ये ऊपर से जाएगी, ऐसे जाएगी। अब आपको क्या प्लॉट करना है? इसका मिनिमम। क्या प्लॉट करना है? मिनिमम। मैं प्लॉट कर रहा हूं मिनिमम, ठीक है। मैं मिनिमम प्लॉट कर रहा हूं। मिनिमम प्लॉट करने के लिए मैंने क्या सिखाया था? जो दोनों में नीचे हो, तो ये ग्राफ ऊपर है और ये ग्राफ नीचे है, ये ग्राफ ऊपर है, ये ग्राफ नीचे है। बना लिया? आगे सुनो, आगे की बात सुनना और समझना। यहां से लेकर यहां तक वाले हिस्से में, यहां से लेकर यहां तक वाले हिस्से में जो आपको आगे तक जाएगा, इस हिस्से में यही चीज एक्स प्लस वन है और यही चीज मॉड एक्स प्लस वन है, दोनों बराबर है, कोइंसाइड कर रहे हैं। जिस पोर्शन में दोनों बराबर होंगे, रिपीट, जिस पोर्शन में दोनों बराबर होंगे वो मिनिमम में भी आएगा और मैक्सिमम में भी आएगा। अगर मैं मिनिमम प्लॉट कर रहा हूं तो उसमें भी लूंगा, अगर मैं मैक्सिमम प्लॉट कर रहा होता तो उसमें भी लेता। तो ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये मिनिमम में आएगा और मैक्सिमम में भी आएगा। तो फिलहाल तो अपन मिनिमम प्लॉट कर रहे हैं, तो ये आपका फाइनल ग्राफ आएगा। क्लियर? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों का जो मिनिमम आया, फाइनली किसके बराबर आ गया? एक्स प्लस वन के। क्लियर? इसमें कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, घर पे करिएगा, अगले टर्म पे मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स और 2, मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और 1, मिनिमम ऑफ एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक एक्स और माइनस एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक माइनस एक्स। ये तीनों क्वेश्चंस आपको घर से करके लाने हैं। ओके, आप जब प्लॉट कर लेंगे तो मैं अगले टर्म इसको डिस्कस कर दूंगा। श्योर? चलिए, थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए, थोड़ी सी मेहनत मैं कर ही रहा हूँ ऑलरेडी, तो आप करिए, फिर आप अगले टर्म पे देखते हैं। अच्छा, तो अब तक है ना, अगर अपन देखें फंक्शन में मैंने आपको इतने सारे ग्राफ सिखा दिए, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व सिखा दिया, मैंने एक्सपोनेंशियल सिखाया आपको, चरघातांकी क्या होता है, लघुगणकी क्या होता है, मापांक क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, भिन्नात्मक भाग क्या होता है, सारे कर्व्स के ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फलन क्या होता है। क्लियर? ग्राफ का मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे, प्रांत कैसे निकालेंगे, इतनी सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ। क्लियर है? अब इसके बाद इसमें कुछ हेडिंग्स और हैं, फिर इसके बाद कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स पे चलेंगे अपन। राइट? तो अभी हेडिंग है हमारी एनपीआर व एनसीआर का प्रांत और परिसर। एनपीआर व एनसीआर का प्रांत और परिसर, ठीक है। चलो, 11th क्लास में तीन चीज अपने पढ़ा होगा, पढ़ना तो चाहिए। तो जो बच्चे 11th में थे उन्होंने एनपीआर और एनसीआर तो पढ़ा ही होगा, और एनपीआर और एनसीआर की बेसिक शर्तें जो है हमें पता होती हैं। क्या होती है बेसिक शर्तें? जैसे मैं एनपीआर या एनसीआर की बात करूं, चाहे एनपीआर की बात करूं चाहे मैं एनसीआर की बात करूं, भाई एनपीआर क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और एनसीआर क्या होता है?
एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्या हम सबको पता है, ठीक है। इसमें कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशन होती है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, n हमेशा हमेशा या तो r होगा या r से बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। दूसरी बार n ग्रेटर देन 0 होगा और r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तीन शर्तें आप हमेशा याद रखें। जब भी मुझे NPR या NCR का कोई भी क्वेश्चन करना है, NPR या NCR के हर क्वेश्चन के लिए प्रांत की तीन शर्तें होंगी, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू r होगा, n ग्रेटर देन 0 होगा, r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसमें गड़बड़ हो जाती है, हम यहाँ तक बोल देते हैं गड़बड़ हो जाती है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि n और r केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, r 0 हो सकता है साथ में। n और r धनात्मक पूर्णांक होंगे और r 0 हो सकता है, बस फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। कल को आपने प्रांत निकाल दिया 3 से 4, अब 3 से 4 में तो 3.1 भी आता है, 3.2 भी आता है, भैया नहीं ले सकते, क्योंकि n और r कैसे होने चाहिए? पूर्णांक राशि है। कैसी राशि होंगी? पूर्णांक, और वो भी धनात्मक पूर्णांक। क्लियर? तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये चीजें n और r कैसे लेके चलनी है? पूर्णांक। क्लियर है? चलिए, छोटी मोटी चीजें आपको आती होंगी। 10c0 कितना होता है ना? जैसे nc0 और ncn ये 1 होता है, np0 ये 1 होता है, npn n फैक्टोरियल होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 9 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 5। आपको इसका प्रांत और परिसर निकालना है। क्वेश्चन है 9 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 5, इसका प्रांत और परिसर निकालना है। ओके, पहले प्रांत निकाल लोगे तो परिसर अपने आप निकल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में एक फायदा है, प्रांत अगर सही निकाल लोगे तो परिसर निकालने में कोई तकलीफ नहीं आती। तो पहले प्रांत निकालते हैं। ओके, तो प्रांत निकालने के लिए मैंने क्या किया? प्रांत निकालने के लिए 3 शर्तें लगानी है मुझे, आराम से तसल्ली से लगाना है। ये शर्त और ये शर्त। पहली शर्त क्या होगी? 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस 5 इंटरसेक्शन n ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 3 शर्तें लगा ली, सारे बच्चों ने लगा ली 3 शर्तें, कोई तकलीफ? ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू r यस, n ग्रेटर देन 0 यस, r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कोई तकलीफ नहीं। सॉल्व कर लेंगे इसे। 9 और 5 14, x और x 2x, 9 और 5 14, ये 2x, तो ये आ जाएगा x छोटा है 7 से, x छोटा है 7 से, इधर आ जाइए, x छोटा है 9 से, x छोटा है 9 से, ये आ जाइए, x बड़ा है 5 से, बड़ा है बराबर है 5 से। आ गया? ओके सर, अब कॉमन ले लेते हैं। भाई इतने टाइम से अपन पढ़ रहे हैं तो कॉमन निकालना तो आपका ये कह रहा है 5 से बड़ा और ये कह रहा है 7 से छोटा, यानी कॉमन आ गया 5 से 7, कॉमन आ गया 5 से 7, आ गया। अब मैं आपको वही तो बोल रहा था, बच्चा क्या करता है यहाँ पे निकालने के बाद, अरे सर मेरा तो प्रांत आ गया, अभी नहीं आया प्रांत। प्रांत कैसे आ गया? 5 से 7 है। अब 5 से 7 में तो 5.1 भी आता है। अब तो अगर 5.1 लेगा, अगर x का मान तो 5.1 लेगा तो ये चीज भिन्न हो जाएगी भाई। अगर मैं x का मान 5.1 लूंगा तो ये चीज भिन्न हो जाएगी, ये चीज भिन्न हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। प्रांत का मतलब x का वो मान जिसके लिए फलन परिभाषित तो हो भाई। अगर मैंने x का मान 5.1 ले लिया तो ये चीज परिभाषित नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? मेरा प्रांत 5 से 7 नहीं होगा, केवल 5, केवल 6 और केवल 7 होगा। क्लियर? 5 से 7 नहीं होगा, केवल 5 होगा, केवल 6 होगा, केवल 7 होगा। क्योंकि अगर मैंने 5.1 ले लिया तो ये परिभाषित नहीं है, 5.2 ले लिया तो ये परिभाषित नहीं है। तो प्रांत होगा केवल 5, केवल 6 और केवल 7। और परिसर क्या होता है? परिसर क्या होता है? इनपुट रखते जाओ, आउटपुट लेते जाओ। इनपुट पता चली गया है, इनपुट कितना है? 5 से 7। इनपुट कितना है? 5 से 7। तो x का मान 5 रखूंगा, x का मान 6 रखूंगा, x का मान 7 रखूंगा। तो x का मान 5 रख रहा हूँ x का मान 5। ठीक है, यहाँ पर x का मान 5 रख दीजिए, x का मान 5 रख दीजिए, रख दिया। 4p0, x का मान 6 रख दीजिए, 3p1, x का मान 7 रख दीजिए, 2p2। श्योर? क्लियर है? कुछ नहीं करना, x का मान एक बार 5 रखो पूरे में, एक बार 6 रखो पूरे में, एक बार 7 रखो पूरे में। ठीक है, 4p0 1, 3p1 3 और 2p2, ये आपका परिसर आ गया। क्लियर है? परिसर कितना आ गया? 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है 7 माइनस एक्स सी एक्स माइनस 3। आपसे पूछा गया इसका प्रांत और परिसर क्या होगा? आ गया 7 माइनस एक्स सी एक्स माइनस 3। अब तरीके से चलना एक एक करके, है ना, एक एक करके चलना। पहली शर्त बताओ क्या होगी? पहली शर्त क्या होगी?
7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स माइनस 8। आगे दूसरी शर्त क्या होगी? 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। और तीसरी शर्त क्या होगी? ये। तो पहली शर्त क्या होगी? n ग्रेटर देन इक्वल्स टू r हो गई। दूसरी शर्त क्या हो गई? n पॉजिटिव। तीसरी शर्त क्या हो गई? तरीके से लगाओ, कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है ही नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x और x 2x और इधर 5 आ जाएगा। आ गया? बिल्कुल बढ़िया है। इधर से आएगा x 7 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। इधर आ जाएगा x 3 से बड़ा है। आ गया? कॉमन निकाल लेंगे सब, 3 से बड़ा और 5 से छोटा। 3 से बड़ा और 5 से छोटा। आ गया? श्योर है? पक्का है? कोई तकलीफ नहीं। लेकिन फिर वापस वही गड़बड़ मत कर देना। गड़बड़ क्या कि सर ये 3 से 5 है, 3.1 नहीं ले सकता मैं, 3.2 नहीं ले सकता। तो मैं 3 से 5 में क्या ले पाऊंगा? 3, 4 और 5 ओनली। क्या ले पाऊंगा? ओनली 3, ओनली 4 और ओनली 5। प्रांत होगा ओनली 3, ओनली 4 और ओनली 5। आ गया? परिसर क्या होगा? परिसर क्या होगा? एक बार 3 रख दो पूरे में। परिसर क्या होगा? एक बार पूरे में 3 रख दो, तो 3 रखेंगे 4C0। एक बार 4 रख दो, 4 रख दो, 3C1 और 2C2। तो एक बार 3 रख दो, एक बार 4 रख दो, एक बार 5 रख दो। 4C0 1 होता है, 3C1 3 होता है, 2C2 1 होता है। तो आंसर कितना आएगा? 1,3 ओनली। हो गया? ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लीजिए आप लोग। भाई देखो, फंडा वही रहेगा। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, कार चलाना सीख लो। और जिसने कार चलाना सीख लिया वो किसी भी रास्ते पे कार चला सकता है। तो सेम फंडा मेरे पास यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है fx बराबर 2x माइनस 8c x प्लस 1। अल्लाह ऐसे समझ लीजिए, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ऐसे है, fx एक फंक्शन है 2x माइनस 8c x प्लस 1। ओके, चलिए। और gx आपको दे रखा है उसने x प्लस 1 c 2x माइनस 8। बिल्कुल ठीक है सर, आगे बढ़े। और hx दे रखा है उसने fx इंटू जी एक्स। hx दे रखा है उसने fx इंटू जी एक्स। तो आपसे पूछा है hx का प्रांत क्या होगा? प्रांत और परिसर क्या होगा? ओके। अब यार जो बच्चा बार बार पढ़ रहा है प्रांत को, उसको तो ये समझ में आ गया होगा ना कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हो रहे हैं ना? बिल्कुल हो रहे हैं सर। तो फिर क्या करें सर? भाई दो फलन मल्टीप्लाई होते तो क्या करते हैं? भाई पहले वाले का प्रांत निकालते हैं, फिर दूसरे वाले का निकालते हैं, लास्ट में कॉमन ले लेते हैं। सिंपल। स्टार्ट करूं? पहले वाले का प्रांत, दूसरे वाले का प्रांत और लास्ट में कॉमन। तो इस पे 3 शर्तें लगेंगी। किस पे? fx पे। तो पहले मैं fx की बात कर लेता हूं। चलो पहले मैं fx की बात कर लेता हूं। 3 शर्तें लगा रहा हूं। n ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, बिल्कुल ठीक है। n ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ठीक है। और r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगा दी मैंने 3 शर्तें। तो तकलीफ नहीं। ओके, तो तकलीफ होनी तो नहीं चाहिए। 3 शर्तें मैंने आराम से लगा दी। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से x आएगा 9 से बड़ा, यहां से आएगा x 4 से बड़ा, और यहां से x आएगा -1 से बड़ा। ओके, तीनों को कॉमन ले लेंगे। भाई -1 से बड़ा, 4 से बड़ा और 9 से बड़ा, तीनों को क्या लेंगे? कॉमन। कॉमन ले लें तो कॉमन आ जाएगा 9 से अनंत। ये fx का प्रांत होगा। किसका प्रांत है ये? fx का। आ गया? चलिए, fx का प्रांत आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब gx पे चलिए। अब gx पे चलें। gx पे 3 शर्तें लगेंगी। पहली शर्त, ओके, पहली शर्त, दूसरी शर्त और तीसरी शर्त। तो 3 ही शर्तें लगानी, बार बार एक ही तो काम कर रहे हैं। n ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, हाँ। n ग्रेटर देन 0, हाँ। r ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, यहाँ से आएगा -1 से बड़ा, यहाँ से आएगा 4 से बड़ा। कॉमन क्या हुआ? कॉमन आ गया 9 से बड़ा। कॉमन आ गया। आई थिंक गलत लिख दिया मैंने, 9 से छोटा है, 9 से छोटा है, 4 से 9। प्रांत नहीं आया, ये प्रांत नहीं आया। अभी भी ध्यान रखना, ये प्रांत नहीं आया। ये 9 से अनंत आया तो प्रांत थोड़ी ना आया।
आपको बताइए फिर क्या होगा, है ना। फिर 9 से अनंत पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, पूर्णांक वाले रेंज, क्या सेलेक्ट करेंगे, पूर्णांक। क्लियर, पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, वैसे ही काम हो रहा है मेरा। क्या काम हो रहा है, ये कह रहा है कि x 4 से 9 आ रहा है, ये कह रहा है कि x 4 से 9 आ रहा है, वो कह रहा है कि 9 से अनंत आ रहा है। ये कह रहा है कि x 4 से 9 आ रहा है, ये कह रहा है कि 9 से अनंत आ रहा है। तो कॉमन क्या हो रहा है बेटा, कॉमन आ गया ओनली 9, ओनली 9। मैं फिर बोल रहा हूं, ये x निकाला है, ये प्रांत नहीं है। प्रांत की शर्त याद करो, x का वो मान जहां पूर्णांक बनेगा वो लूंगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि ये 9 से अनंत आ रहा है, वो 4 से 9 आ रहा है, तो दोनों का कॉमन निकालेंगे। क्योंकि जब दो फलन मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या करते हैं, पहले वाले का प्रांत तो दूसरे वाले का प्रांत, उसका प्रांत क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, दोनों में सिर्फ 9 कॉमन आ रहा है, 9। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का प्रांत क्या होगा, केवल और केवल 9। इस क्वेश्चन का प्रांत क्या होगा, केवल और केवल 9। ठीक है, इस क्वेश्चन का प्रांत क्या होगा, केवल और केवल 9। चलिए, तो प्रांत आ गया 9। अब आपको निकालना क्या था, पैसा निकालना था। क्या निकालना था, पैसा नहीं, रेंज निकालना था। रेंज भी तो निकालना है। तो प्रांत आया केवल और केवल 9, तो 9 ऊपर वाले में रख दो, 9 नीचे वाले में रख दो। तो 9 ऊपर वाले में रखेंगे तो क्या आएगा, 10 C 10, 9 नीचे वाले में रखेंगे तो क्या आएगा, 10 C 10, आंसर आएगा 8। ठीक है, तो उसकी रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी ओनली 1। रेंज क्या आएगी, ओनली 1। क्लियर है, तो रेंज पूछेगा तो ओनली 1, प्रांत पूछेगा तो 9। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ओके, देखिए, तो बड़े बड़े तो अपन ने देख लिए फलन, है ना, महत्तम पूर्णांक, भिन्नात्मक भाग, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, उनके प्रांत, वो सब हम देख चुके हैं, है ना। ग्राफ हमने देख लिए। अब वो छोटे छोटे फलन हैं, बहुत छोटे छोटे, एक बेसिक नॉलेज के लिए आपको बता दूं, तो आप लिखिए बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन। देखिए, बहुपदीय फलन इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन इंग्लिश में। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a1x प्लस a0। ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, बहुपदीय फलन क्या होता है, इस जो भी आपके पास फॉर्म कर कोई फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो बहुपदीय फलन है। an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में कुछ चीजें हमेशा याद रखिए। n क्या है ना, ये क्या है, ये an कहलाता है लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या कहलाता है, लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग का मतलब होता है, लीडिंग मतलब लीडिंग, आगे रहने वाला, और कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। इसमें हिंदी में बोल सकते हैं लीडिंग गुणांक, लीडिंग गुणांक। ठीक है, समझ में आ गया। तो an क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, जो सबसे आगे होगा, हायर पावर के साथ जो होगा उसे हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, जो हायर पावर होगी, सबसे ज्यादा उसकी जो पावर होगी वो कहलाती है डिग्री। क्या कहलाती है, डिग्री। वो उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री। डिग्री मतलब घात कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। बहुपद की घात, जैसे मान लो यहाँ पर अधिकतम घात 3 होती तो हम बोलते हैं 3 घात का बहुपद है। अगर 4 होती तो हम बोलते 4 घात का बहुपद है। अगर 2 होती तो हम बोलते 2 घात का बहुपद है। तो जो सबसे ज्यादा पावर होगी ना, वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो n क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात कहलाती है। और n ध्यान रखना, n बिलोंग्स टू होता है होल नंबर, यानी n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, पूर्णांक वैल्यू होगी, है ना, पूर्णांक वैल्यू होगी। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं ना, ये a0 a1 सब ये अचर है। यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं ना, a0 a1 ये सब अचर है, अचर है। दूसरी बात, ये सब के सब वास्तविक हैं, वास्तविक संख्या है। क्या संख्या है, वास्तविक। ठीक, तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन में ये जो कहलाता है लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर के साथ होता है वो लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है। ये जो हाईएस्ट पावर है उसकी डिग्री कहलाती है, यानी कोटि कहलाती है। डिग्री मतलब घात होती है, डिग्री, ऑर्डर, कोटि, डिग्री, घात। हाँ, घात होती है, उसकी हाईएस्ट पावर कहलाती है। ठीक है, और ये जो a0 a1 जो है ना, ये अचर होते हैं और ये बिलोंग्स टू रियल नंबर होते हैं। क्लियर। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुपदीय फलन हमेशा सतत होते हैं, हमेशा सतत होते हैं। ठीक है, बहुपदीय फलन हमेशा कैसे होंगे, सतत होंगे। इनका ग्राफ कभी टूटेगा नहीं, कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा लगातार। ओके, तो बहुपदीय फलन हमेशा सतत होते हैं। ठीक, प्रांत की बात करूं तो प्रांत हमेशा r होगा,
प्रांत हमेशा क्या होगा, आर होगा। क्लियर है? अगर कोई पूछे भाई इनका प्रांत क्या है तो उसका प्रांत आर होगा, बिना सोचे समझे, सोचना ही मत, प्रांत क्या होगा, आर। क्लियर? अच्छा, तो प्रांत हो गया आर। अच्छा, परिसर क्या होगा, परिसर जो होगा वो आर होगा या आर से छोटा होगा, यानी आर का उपसमुच्चय होगा। परिसर हमेशा आर या आर का उपसमुच्चय होगा। क्लियर है? देख लेंगे कब आएगा आर और कब आएगा आर से छोटा, वो देख लेंगे, पता चल जाएगा। क्लियर है? ओके। बहुपदीय फलन, बहुत सारे बहुपदीय फलन है। आपसे पूछा जाए कि सर ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है बेटा, बहुपदीय फलन है ना। आपसे पूछा जाए कि सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्या है, तो ये भी एक बहुपदीय फलन है ना। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन क्या है, बहुपदीय फलन है। ये सारे बहुपदीय फलन है। क्लियर है? चलिए, अब इसमें कुछ केसेस हैं, केसेस को ढंग से पढ़ना, स्टडी करना। चलिए, केस नंबर फर्स्ट, इसी में अगर n 0 हो गया तो क्या होगा, अगर n 0 हो जाएगा मतलब x तो आ ही नहीं रहा भाई, n 0 होने का मतलब x की पावर आएगी नहीं, तो क्या आएगा, केवल a नॉट आएगा। अगर n 0 हो गया इसका मतलब x की पावर नहीं आएगी तो क्या आएगा, a नॉट आएगा। तो फलन क्या आ जाएगा, fx बराबर a नॉट, केवल और केवल a नॉट। क्लियर? और इसे बोलते हैं हम अचर फलन। क्या बोलते हैं, अचर फलन। क्लियर? अचर फलन का मतलब वो फलन जिसकी डिग्री, वो बहुपदीय फलन जिसकी डिग्री 0 होती है, वो बहुपदीय फलन जिसकी डिग्री 0 होती है। तो fx बराबर a नॉट क्या है, एक अचर फलन है। क्लियर है? ओके। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ fx बराबर 1, अब fx बराबर 1 क्या है, ये अचर फलन है। fx बराबर -1 क्या है, ये एक अचर फलन है। क्लियर है? तो ये अचर फलन है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, fx बराबर 1 का ग्राफ क्या होगा, fx बराबर 1 का ग्राफ एक रेखा होगी जो x अक्ष के समांतर होगी। ठीक है? fx बराबर -1 क्या होगा, fx बराबर -1 क्या होगा, एक रेखा होगी जो x अक्ष के समांतर होगी। क्लियर? तो ये अचर फलन है, ये भी एक अचर फलन है, ये भी एक अचर फलन है। fx बराबर 2 भी एक अचर फलन है। fx बराबर 3 आ गया, तो ये अचर फलन है। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट केस नंबर सेकंड, अगर n बराबर 1 हो गया। अच्छा, n बराबर 1 होने का मतलब समझाओ, n बराबर 1 होने का मतलब x की घात 1 हो जाएगी। n बराबर 1 होने का मतलब x की घात 1 हो जाएगी, यानी fx बराबर क्या हो जाएगा, fx बराबर हो जाएगा a1x प्लस a नॉट। ठीक है? और ये रेखा का समीकरण है, इसे बोलते हैं रेखीय फलन। समझ में आ गया भाई, रेखा का समीकरण है a1x प्लस a नॉट। ओके, और ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, y बराबर mx प्लस c। क्या समझाया था कि अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन न्यून कोण पर जाएगी, अगर स्लोप नेगेटिव है तो लाइन अधिक कोण पर जाएगी। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन हमेशा न्यून कोण पर जाएगी, और स्लोप नेगेटिव है तो लाइन अधिक कोण पर जाएगी। अब आता है केस नंबर थर्ड, अगर n बराबर 2 ले लें तो क्या होगा। देखिए, n बराबर 2 लूंगा तो 2 डिग्री का फलन आएगा। अगर n बराबर 2 लूंगा तो 2 डिग्री का फलन आएगा। क्लियर है? अगर n बराबर 2 लेंगे तो 2 डिग्री का फलन आएगा। ठीक, इसे बोलते हैं द्विघातीय फलन। कौन सा फलन बोलते हैं, द्विघातीय फलन। ओके, n बराबर 2 लेंगे तो इसे द्विघातीय फलन बोलते हैं, ये आएगा। अब इसमें दो बातें हैं, कैसे, अगर a2 पॉजिटिव है, a2 पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, या तो ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर? अगर ये टच कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है तो d लेस देन 0, टच कर रहा है तो d इक्वल्स टू 0, और कट कर रहा है तो d ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया? अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर टच नहीं कर रहा ना कट कर रहा है तो लेस देन 0, टच कर रहा है तो इक्वल टू 0, और कट कर रहा है तो d ग्रेटर देन 0। क्लियर? और अगर a2 लेस देन 0 है, अगर a2 लेस देन 0 है, अगर a2 लेस देन 0 तो ग्राफ कैसे बनेगा, या तो ऐसे या फिर ग्राफ ऐसे बनेगा, या फिर ग्राफ ऐसे बनेगा। ओके, डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, इस वाली सिचुएशन में d लेस देन 0, इस वाली सिचुएशन में d इक्वल्स टू 0, इस वाली सिचुएशन में d ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब आता है n, केस नंबर 4, अगर n बराबर 3 हो जाए, अगर n बराबर 3 होगा तो फंक्शन क्या लेंगे, फंक्शन आएगा a3x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नॉट। इसे बोलते हैं मतलब त्रिघातीय फलन।
त्रिघातीय फलन। ओके, बन गया। चलिए अब त्रिघाती में क्या होगा, त्रिघाती में क्या हो सकता है, ग्राफ कैसे बन सकता है, त्रिघाती में ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बन सकता है। ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, 3 जगह, तो उसके 3 मूल होंगे, 3 विभिन्न मूल। ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, 3 जगह, 1 2 3, तो 3 विभिन्न मूल होंगे। अगर ग्राफ ऐसे, ग्राफ ऐसे भी जा सकता था। इसका क्या मतलब है, एक मूल तो ये रहा और 2 टच कर रहे हैं, बराबर है, यहाँ 2 बराबर है, मतलब 3 वास्तविक मूल हैं। मूल तो 3 ही है, 3 मूल वास्तविक हैं, लेकिन 2 तो सेम है और 1 अलग है। इसका मतलब समझाऊं, जैसे ये मान लो 1 है और ये 2 है, ऐसे समझ लो आप। तो 3 मूल हो गए, 1 अलग है और 2 सेम हो गए, है ना, ये सिचुएशन हो, ठीक है। तो 3 वास्तविक मूल होंगे, 1 अलग होगा, बाकी दोनों सेम होंगे। और क्या हो सकता था, है ना, और क्या हो सकता है, ग्राफ कैसे जा सकता है, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे चला जाए, ऐसे भी जा सकता है ग्राफ, है ना। तो इस केस में भी सिचुएशन वही है, इस ग्राफ में दिख रहा होगा क्या होगा, है ना, इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा सेम सिचुएशन है, ये वाली और ये वाली, बस इसमें A3 पॉजिटिव है, ऊपर से चालू हो रहा है, और इसमें A3 नेगेटिव है, तो नीचे से चालू हो रहा है, और कोई फर्क नहीं है, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 3 वास्तविक मूल मिलेंगे, वहां पर भी 3 वास्तविक मूल मिलेंगे। सिचुएशन क्लियर है, यहाँ पे तीनों अलग अलग मिलेंगे, यहाँ पर 1 अलग, बाकी 2 सेम। ओके, और क्या हो सकता था ग्राफ, और क्या हो सकता है, देखिए, और ये हो सकता है ग्राफ ऐसे चला जाए, ग्राफ ऐसे चला जाए, क्लियर है, दिख रहा है, ये कितनी जगह कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है, ये कितनी जगह कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक वास्तविक है, एक वास्तविक है और 2 काल्पनिक है। जब ग्राफ एक ही जगह कट कर रहा है, इसका मतलब एक वास्तविक है और 2 काल्पनिक है, क्लियर है। एक वास्तविक यहाँ कट कर रहा है और यहाँ पे कहीं कट ही नहीं कर रहा है, 2 काल्पनिक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वास्तविक है ये वाला, बाकी 2 काल्पनिक है। सिचुएशन क्लियर है, इसमें मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आने वाली है ना। तो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के 3 मूल हो सकते हैं। अब वो या तो तीनों वास्तविक होंगे, या फिर उसमें क्या होगा, तीनों वास्तविक होंगे, एक अलग हो, बाकी 2 सेम हो जाए, या फिर एक वास्तविक हो जाए और 2 काल्पनिक हो जाए, ठीक है, क्योंकि काल्पनिक हमेशा पेयर में आएगा, काल्पनिक हमेशा पेयर में आएगा। अब बात करते हैं n बराबर 4 पर। n बराबर 4 की अगर मैं बात करूं, n बराबर 4 की अगर मैं बात करूं तो fx क्या होगा, fx होगा a4x4 प्लस a3x3 प्लस a2x2 प्लस a1x प्लस a0। आ गया। अब 4 है तो भाई 4 ऑर्डर की इक्वेशन तो कैसे होगा, मतलब कैसे सिचुएशन बन सकती है भाई, या तो उसके दोनों 3 सिचुएशन है, चारों वास्तविक मूल अलग हो, चारों वास्तविक मूल क्या हो, अलग हो, चारों वास्तविक मूल अलग हो, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, 2 वास्तविक हो 2 काल्पनिक हो, 2 वास्तविक हो 2 काल्पनिक हो। और क्या हो सकती है, चारों काल्पनिक हो जाए, ठीक है, 4 वास्तविक मूल हो, चारों अलग अलग हो, 2 वास्तविक हो 2 काल्पनिक हो, 4 काल्पनिक हो जाए। 4 वास्तविक हो, उसमें 2 सिचुएशन है, 2 सेम 2 अलग, या फिर 2 सेम और फिर 2 सेम। मतलब पहली वाली सिचुएशन देखो, 4 वास्तविक मूल, 1 2 3 4, पहला केस 4 वास्तविक, चारों अलग अलग, ठीक है, 4 वास्तविक मूल, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, अलग अलग, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, 4 वास्तविक मूल, चारों अलग अलग। और क्या हो सकता था, 2 वास्तविक 2 काल्पनिक, ओके, 2 वास्तविक 2 काल्पनिक, 2 वास्तविक 2 काल्पनिक, क्लियर है। ग्राफ ऐसे बना लो, ये ग्राफ ऐसे बना लो, ये ग्राफ ऐसे था, बात बराबर है, ठीक है। 2 वास्तविक 2 काल्पनिक, 2 वास्तविक 2 काल्पनिक, 2 जगह कट कर रहा है, ठीक है, 2 वास्तविक 2 काल्पनिक। और क्या हो सकता था,
तो ये हो गया चारों वास्तविक अलग अलग, दो वास्तविक दो काल्पनिक, चारों काल्पनिक। चारों काल्पनिक कैसे बनेंगे? ऐसे ग्राफ चला जाएगा। क्लियर है? कहीं भी टच एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करे, कहीं भी नहीं कर रहा, तो चारों काल्पनिक, कहीं कट ही नहीं कर रहा। ओके, और क्या हो सकता था? और ये हो सकता था ग्राफ, देखिए जैसे ग्राफ ये गया, चला गया ग्राफ, है ना, एक ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, एक वास्तविक दो वास्तविक, एक वास्तविक दो वास्तविक, और यहां पर दो सेम हो गए। क्लियर है? एक वास्तविक दो वास्तविक, यहां दो सेम हो गए, चार हो गए टोटल। एक वास्तविक दो वास्तविक, दो तो अलग अलग हो गए, जैसे एक और दो, यहां तीन तीन आ गया, तो चार आंसर हो गए। क्लियर है? और क्या हो सकता है? यहां पर क्या हो सकता है? दो वास्तविक हो जाए, दो वास्तविक हो जाए, सेम, एक एक दो दो, एक एक दो दो। समझ में आ गया? ये ग्राफ है, आगे समझ में? तो सिचुएशंस क्लियर हैं, चारों अलग अलग, बिल्कुल ठीक है। दो वास्तविक दो काल्पनिक, दो वास्तविक कैसे हैं? दो जगह कट कर रहा है। यहाँ पर क्या हो सकता है? चारों ही काल्पनिक को टच ही नहीं कर रहा हूं, ना कट कर रहा हूं ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है? दो वास्तविक तो ये रहे, और यहाँ पर दो सेम हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दो सेम है इधर, दो सेम इधर, यही पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। इसके अलावा ये भी हो सकता था, एक केस जो बताऊं, x की पावर 4, y बराबर x की पावर 4, y बराबर x की पावर 4 को देखोगे तो चारों मूल सेम है, चारों ही 0 0 0 है, चारों सेम, चारों सेम है इसमें। ठीक है ना, y बराबर x की पावर 4 के चार मूल होंगे, 0 0 0 0, तो चारों सेम हो गए। ठीक है, तो इस तरह से सिचुएशन बन सकती है। तो ये सब आप क्वाड्रेटिक का पार्ट है, क्वाड्रेटिक में आप ढंग से देखें तो ज्यादा अच्छा है, क्वाड्रेटिक में और डिटेल में आपको जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है बहुपदीय फलन के बारे में। तो बहुपदीय फलन क्या होता है वो आपको समझा चुका हूँ। बहुपदीय फलन में डिग्री जो है वो बिलोंग्स टू डब्ल्यू होती है। 0 होगी तो अचर फलन होगा, 1 होगी तो रेखीय फलन होगा, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 होगी तो क्यूबिक होगा, है ना, 4 होगी तो 1/4 होगा। सिचुएशंस पॉसिबल है आपके सामने अलग अलग, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बाकी हम देखते हैं आगे, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे इसमें जो भी हमें देखना है, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे इसके आगे। तो आज के लेक्चर को आप देख लीजिएगा एक बार ढंग से कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है ना। एक तो मैंने बताया था ग्राफ ऑफ EFX, वो स्टार्ट में बताया था। उसके बाद फिर मैंने कुछ क्वेश्चन सेट डोमेन पे कराए हैं आपको। उसके बाद फिर मैंने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है आपको, ग्राफ ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। फिर मैंने आपको डोमेन और रेंज पढ़ाया है, NPR और NCR का। उसके बाद फिर मैंने आपको बहुपदीय फलन पढ़ाया है। ठीक है, थैंक यू।